तो हेलो गाइस, आई एम पीयूष और आपका स्वागत है मेरे चैनल कॉमर्स मैजिक पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बीए फोर्थ सेमेस्टर के अन्य गद्य विधायी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये एक वन शॉट वीडियो होने वाली है। इस एक वीडियो से आपके ये एक वन शॉट वीडियो होने वाली है। इस एक सिंगल वीडियो से आपके अन्य गद्य विधाओं की पूरी टेंशन खत्म हो जाने वाली है। आपका जो पेपर होगा वो पूरा पेपर इस ही एक वीडियो के अंदर से आने वाला है। जितने क्वेश्चन कराऊंगा हम सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं और मैं 100% की गारंटी देता हूँ कि आप इस एक वीडियो से ना 90 में से 90 नंबर स्कोर करोगे। बस थोड़ा एक ही शर्त है कि नोट्स को अच्छे से रीड आउट करना है, मल्टीपल टाइम वीडियो देखनी है और मल्टीपल टाइम नोट्स को रिवीजन करना है, ठीक है ना। उसके बाद आपके पूरे मार्क्स 90 में से 90 मार्क्स की मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है ना। इससे पहले मैंने बहुत सारे आपके सब्जेक्ट के वीडियो प्रोवाइड करे हैं जिसमें से सारे के सारे सेम पेपर आए हैं, ठीक है। ये एक वन शॉट वीडियो देखो, मैंने आपको सिस्टमेटिक तरीके से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट्स एकदम अच्छे से प्रोवाइड कराएं। आपको किस तरह से याद करना है ये बताएं और किस तरह से आपको एग्जाम के अंदर लिखना है कि आपको अच्छे से नंबर मिले, ठीक है ना। किस तरह से आपको आंसर राइटिंग लिखनी, सब इसके अंदर बताया। इस एक सिंगल वीडियो से आपकी एग्जाम की पूरी टेंशन खत्म होने वाली, सिर्फ एक सिंगल वीडियो से, ठीक है ना। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको डाउट सॉल्व कर दूँगा। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता देना, ठीक है ना। पर इस वीडियो को पूरी देखना, कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएंगे, 100% गारंटी, ठीक है ना। एक आपका पेपर के अंदर से कुछ भी इन क्वेश्चन से कुछ भी अलग नहीं आएगा, सारा का सारा इस ही वीडियो के अंदर से आने वाला है, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखो, इसके अंदर ना मेनली हमारी मैंने इससे पहले आपको इसका सिलेबस दिखाया था और आपको एग्जाम पैटर्न दिखाया था किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। वो वीडियो एक बार ज़रूर देख लेना, आपको एक आइडिया हो जाएगा मोटा मोटा कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। अब देखो, इसके अंदर आपको पर्सन फर्स्ट दे रखा है जिसमें आपको बताना है लोभ और प्रीति क्या है। आपको पहले तो पता होना चाहिए लोभ और प्रीति है क्या, और लोभ और प्रीति निबंध का आशय स्पष्ट कीजिए। आपको ये ऐसे ही पूछ सकता है, लोभ और प्रीति निबंध की समीक्षा कीजिए, ठीक है ना। ये भी आपको मतलब घुमा फिरा के दे सकता है, पर आपको याद रखना है आपको लोभ और प्रीति निबंध के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। फिर वो आपसे आशय पूछे, इसका अर्थ पूछे, इसकी समीक्षा पूछे, इसका सार पूछे, आपको यही लिखना है, ठीक है ना। क्योंकि एग्जामिनर अलग अलग मतलब कोई क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ सकता है आपसे, ठीक है। उससे आपको घबराना नहीं है। तो पहले सबसे पहले हमें ये समझना है कि लोभ क्या होता है और प्रीति क्या होता है। देखो, इस प्यारे से डायग्राम में ना आपको पता लग रहा है, आपका बेसिक डिफरेंस जो है क्लियर हो जाएगा। देखो, लोभ क्या है, स्वार्थ, संग्रह, है ना, और असंतोष। संग्रह मतलब किसी भी चीज़ को इकट्ठा करके रखते रहना, जैसे हम पैसों को ना कि और पैसा है और पैसा है और पैसा, ये संग्रह। प्रेम और प्रीति क्या है, प्रीति मतलब प्रेम, त्याग, है ना, हमारी फैमिली के लिए, हमारे लिए जो स्नेह प्यार होता है, यही है प्रीति। देखो, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक और विचारक और निबंधकार थे। देखो, वो ना उनके अंदर मतलब कि इतने अच्छे अच्छे विचार होते थे ना, जिसे वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से अपने साहित्य में, अपने निबंधों में, कहानियों में, नाटक में इतने अच्छे तरह से प्रस्तुत करते थे ना, जिससे ना लोगों के मन में ना एक अलग छाप छूट जाती थी, ठीक है ना। तो वही इसके अंदर बोला गया है। वह बहुत सरल, देखो वो कठिन तरीके और सरल तरीके से मतलब निबंध लिखने के लिए जाने जाते थे, ठीक है ना। लोभ और प्रीति निबंध में उन्होंने मानव जीवन की दो महत्वपूर्ण पावर्तियों, देखो, इससे लोभ और प्रीति के माध्यम से ना मानव जीवन की जो दो बहुत महत्वपूर्ण क्या होती हैं, जो पावर्तियाँ होती हैं, जो हमारी आदतें होती हैं, उन्हें दर्शाया है। लोभ मतलब क्या होता है, लोभ मतलब होता है लालच। क्या होता है, लोभ मतलब लालच। और प्रीति मतलब प्रेम, ठीक है ना, का विश्लेषण किया है उन्होंने। क्या है, इसका विश्लेषण किया है और बताया है कि इन दोनों से ही कौन भी मानव, मनुष्य और समाज के लिए कल्याणकारी है। इन दोनों में से कौन सा मनुष्य के लिए कल्याणकारी है, ठीक है ना, कौन अच्छा है कौन बुरा है, ये बताया है, ठीक है। देखो, निबंध के आशय ये हम पढ़ते हैं। देखो, इस निबंध में लेखक ने बताया है कि मनुष्य के जीवन में दो प्रकार के आकर्षण होते हैं। देखो, मनुष्य के जीवन में क्या है, दो प्रकार के आकर्षण होता है। एक होता है लोभ, ठीक है ना, किसी भी चीज़ का भी लोभ होता है। लोभ का मतलब ये देखो, लोभ का मतलब यहाँ तक तो आपको क्लियर हुआ। लोभ का मतलब ये भी होता है किसी चीज़ में लालच होना, किसी चीज़ को हमारी पाने की इच्छा रखना। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो कि अभी मैं हूँ, है ना, मेरी इच्छा है कि मैं ना एक बहुत ज़्यादा बड़ा मतलब एक बहुत बड़ा टीचर बनूँ, ठीक है ना। मैं अच्छे से बच्चों को पढ़ाऊँ, ठीक है ना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊँ और मेरी वीडियो बच्चे पसंद करें, सपोर्ट करें। और मेरे जो मेरे अभी मेरे 380 प्लस सब्सक्राइबर्स है। मैं चाहता हूँ कि ये जो सब्सक्राइबर्स है ना, ये मेरे लाख में पहुँचे। तो मेरा लोभ क्या है, अभी मेरा एक लोभ है कि मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हो जाए। क्या हो जाए, मेरे 10 लाख सब्सक्राइबर हो जाए। पर जब मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मेरा लोभ और बढ़ जाएगा। मैं सोचूंगा 10,000 नहीं, अभी 1 लाख हो जाने चाहिए, ठीक है ना। और फिर मैं क्या सोचूंगा, अभी जो 1 लाख सब्सक्राइबर है ना, ये मेरे पास ही रहे, ये मेरे से दूर ना जाए, ठीक है ना। किसी भी चीज़ के लिए लालच रखना और ये भी रखना कि उस चीज़ का डर होना कि मेरे से दूर ना चले जाए, यही होता है लोभ।
किसी भी चीज़ का लालच रखना और ये डर होना मन के अंदर कि ये मेरे से दूर ना चले जाए, और साथ के साथ उस चीज़ को और ज़्यादा इकट्ठा करना और ज़्यादा संग्रह करना। अगर मेरे 1 लाख भी सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना, प्लीज़ अमन जी हो जाएँ, प्लीज़ सपोर्ट करो। अभी मेरा टारगेट 500 सब्सक्राइबर्स का है, प्लीज़ उसे पूरा कराने में मेरी हेल्प करो। अगर मेरी सब्सक्राइबर्स अगर 1 लाख भी हो जाएंगे ना, तो भी मेरे अंदर एक लोभ आ जाएगा कि नहीं, 1 लाख से कुछ नहीं होता, मेरे सब्सक्राइबर 5 लाख हो जाए, 10 लाख हो जाए, मैं उस मुकाम में पहुँचूँगा, तब भी मेरा लोभ क्या है, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो इसे ही लोभ कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड कि लोभ क्या होता है, ठीक है ना। मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है। देखो, आकर्षण होता है, एक लोभ होता है और एक प्रीति होता है। दोनों ही देखो, दोनों ही क्या है, प्रकृति उद्देश्य। देखो, परिणाम एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ये दोनों ही ना एक दूसरे से भिन्न होते हैं। देखो, आपको लोभ का तो समझ में आया। प्रीति क्या है, जो हमारे जो फैमिली मेम्बर, जो हम प्यार करते हैं अपनी माता से, पिता से, भाई से, बहन से, किसी के लिए भी इज्जत की भावना रखना, सम्मान की भावना रखना, ठीक है ना, यही हमारा क्या होता है, प्रीति होता है। देखो, लोभ यहाँ मनुष्य को स्वार्थी, देखो ये स्वार्थी बनाता है। देखो, मेरा स्वार्थी तो छुपा है कि मुझे इतने चाहिए, इतने चाहिए, इतने चाहिए। हाँ, मैं उसके लिए मेहनत करूँगा, ऐसे नहीं कि नहीं, मैं मेहनत कर रहा हूँ कि वीडियो शूट कर रहा हूँ आपके लिए। मैंने पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढे। पहले मैं सोल की वेबसाइट, सोल के कॉलेज है, मैं श्यामलाल कॉलेज और भी बहुत सारे कॉलेज है, उनकी वेबसाइट पर जाकर पहले मैंने क्या करे, क्वेश्चन पेपर निकाले। 4-5 क्वेश्चन पेपर निकालने के बाद मैंने उन सबको देखा, एनालाइज करा कि कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, क्वेश्चन की किस तरह से एग्जामिनर घुमा घुमा के पूछ रहा है। मैंने ये सब एनालाइज करा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले, इस साल क्या पूछ सकता है, मैंने ये एनालाइज करा, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, मैंने उन्हें नोट करा। उसके बाद मैंने फिर आपकी बुक से रेफरेंस लेके उन सबके आंसर उतारे। फिर उन आंसर को ताने के बाद मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ। मैंने कहा इस तरह से तो कहीं भी मिल जाएंगे बच्चों को। फिर मैंने उसे अच्छे से डायग्राम, एक अच्छे से चार्ट फॉर्म में, है ना, अच्छे से क्रिएटिव वे में आपको यहाँ पे उतारे, ठीक है ना। उसके बाद मैंने दिया ताकि बच्चे क्या है, बच्चे अच्छे से समझ जाए, एक बार रीड करें इस क्वेश्चन को और उनके मन में एकदम छप जाए एग्जाम के अंदर, फिर वो बहुत सारा कंटेंट लिख दे, है ना। तो क्या है, मैं इसके लिए मेहनत कर रहा हूँ ना, पर क्या मेरा एक स्वार्थ तो छुपा है कि मुझे इतने सब्सक्राइबर चाहिए, मुझे ये गेन करना है, मुझे वो गेन करना है, ठीक है ना। आपके लिए मान लो कि आपको क्या है, अभी आपका लोग क्या है कि मुझे अच्छे से वीडियो देखनी है और उसके बाद क्या है, मुझे एक अच्छा स्कोर करना है, ठीक है ना, या फिर मुझे भविष्य में ना IAS, IPS या इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है। ये क्या है, आपका लोभ है, आपकी लालच है, आपका स्वार्थ है, ठीक है ना। लोभ या मनुष्य को स्वार्थी, देखो स्वार्थी बनाना, स्वार्थी अगर हम इस तरह से सोचते हैं, किसी के लिए मेहनत करते हैं, तो वो स्वार्थी नहीं हुआ। पर इसके अंदर तो यही लाइन लिखी है ना, स्वार्थी बनाता है और असंतुष्ट बनाता है। हम हमेशा असंतुष्ट रहता है। लोभ हमें असंतुष्ट ही बनाता है, क्योंकि क्या है, जब मेरे अगर मैंने स्टार्टिंग में सोचा है कि मेरे बस 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएँ, मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हो गए, तो उसके बाद मैं तब भी असंतुष्ट था, मैं संतुष्ट नहीं हुआ। तो मैंने सोचा मुझे 1 लाख हो जाए, मैं तब भी संतुष्ट नहीं था, दोबारा असंतुष्ट हो गया कि मुझे नहीं 10 लाख चाहिए। 10 लाख होने के बाद भी मैं बता रहा हूँ कि उस समय मेरे अंदर लोभ होगा, मैं दोबारा से संतुष्ट नहीं होगा, मैं दोबारा भी असंतुष्ट ही रहूँगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, मैं असंतुष्ट बनाता है। वहीं प्रीति जो होती है ना, उसे उदार, व्यापक और सुखी बनाती है। प्रीति जो है ना, वो हमारे जीवन में शांति प्रदान करती है, हमें एक दयावान इंसान बनाती है, ठीक है ना, हमें स्नेह करना सिखाती है। क्या प्रीति, लेखक ने प्रीति को मानव जीवन की उच्चतम और कल्याणकारी भावना बताया है। लेखक ने जो है ना, उस प्रीति को क्या बताया कि जीवन की सच में कल्याणकारी क्या है, एक भावना है, ठीक है ना। तो आपको समझ गए हो गया आप यहाँ पर क्या लिखा है, ठीक है ना। चलो हम आगे चलते हैं। देखो, लोभ के स्वरूप क्या क्या होते हैं। लोभ का अर्थ क्या है, लोभ का अर्थ है किसी वस्तु, धन, पद, सुख। देखो, सबसे बड़ा लोभ क्या है, सबसे बड़ा लोभ होता है सत्ता का लोभ, ठीक है ना, हमें सत्ता चाहिए, ठीक है ना। राजगद्दी का लोभ, है ना, राजस्व का लोभ, ये क्या होता है, सबसे बड़े लोभ यही होते हैं, ठीक है ना। राजगद्दी का, सत्ता का लोभ, जिसके लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है, किसी को मार सकता है, कुछ भी कर सकता है, कितना भी बड़ा झूठ बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये क्या है, सबसे बड़े लोभ है, सत्ता का लोभ सबसे बड़ा लोभ है, ठीक है ना। आपको एग्जाम में लिख के आना है ये, ठीक है ना। मैं ऐसे आपको एग्जाम्पल है पर आपको लिख कर आना है, ठीक है ना, उदाहरण में, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। लोभ का अर्थ क्या है, किसी धन, वस्तु, पद, सुख या भोग की। देखो, कोई मुझे प्लीज़ कमेंट मत करना, सिटी मॉल की नोटिफिकेशन आई है, मैंने कुछ भी नहीं मंगाया, ये बस ऐसे ही नोटिफिकेशन है, ठीक है ना। किसी भी वस्तु, धन, पद, सुख या भोग के प्रति तीव्र इच्छा रखना, है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा रखना कि मुझे चाहिए ही चाहिए, तो वो क्या होता है, लोभ होता है, ठीक है ना। यह इच्छा जितनी बढ़ती जाती है, उतना ही मनुष्य की शांति और असंतोष नष्ट हो जाता है। देखो, जितनी हमारी लोभ बढ़ता जाएगा, उतना क्या है, हमारा संतोष हमसे दूर होता जाएगा। हम मतलब कि सुख नहीं रहेंगे, हम बहुत ज़्यादा मतलब शांति रहेंगे, हमारे अंदर अशांति रहेगी, ठीक है ना, कि भाई ये चीज़ चाहिए, ये मिल क्यों नहीं रही है, ये मिल गई, अगर ये मिल भी गई, ये मुझसे दूर ना हो जाए इस चीज़ का, ये और आ जाए मेरे पास, और बढ़ जाए इस चीज़ का लोभ, ठीक है ना। लोभ का संबंध वस्तु से होता है, व्यक्ति से नहीं। और देखो, एक बात और है, एक और क्लियर डिफरेंस है कि जो लोभ का संबंध होता है ना, वो वस्तुओं से होता है, पर जो प्रीति का संबंध होता है ना, वो होता है किससे, व्यक्ति से होता है। याद रखना, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि जो लोभ का संबंध होता है ना, वो वस्तुओं से होता है, पर वहीं जो प्रीति का संबंध होता है ना, वो किससे होता है, वो व्यक्ति से होता है, ठीक है ना। लोभ व्यक्ति, देखो, जो लोभी व्यक्ति है केवल अपने लाभ के बारे में सोचता है, उसे दूसरों के सुख दुख, हित अहित से कोई भी
सरोकार नहीं होता। अब देखो जो एक लोभी व्यक्ति है ना, वो सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचेगा, वो नहीं देखेगा कि अभी समाज में क्या चल रहा है। फॉर एग्जांपल देखो, आप ये देखो जो हमारे राजनेता हैं, जो हमारे नेता, जो पॉलिटिशियन है, वो क्या है, वो सिर्फ अपने सुख के बारे में सोचते हैं, ठीक है ना। उन्हें क्या है, उन्हें सत्ता का लोभ है। वो जब इलेक्शन आता है तो क्या कितने बड़े बड़े वादे कर देते हैं कि हम ऐसा कराएंगे, हम वैसा करेंगे। देन इलेक्शन में उनकी पार्टी जीत जाती है, उसके बाद वो सब कुछ भूल जाते हैं। उससे पहले उन्हें कितने कितने बड़े बड़े झूठ बोले, लोगों का क्या कहते, लोगों को धोखे में रखा, ठीक है ना, कि हम इतनी नौकरी प्रोवाइड कराएंगे, कि हम ये करेंगे, हम अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए ये करेंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनवाएंगे, हम अस्पताल अच्छा बनवाएंगे, मतलब ऐसे ऐसे वादे करते हैं। पर उसके बाद क्या है कि वो सब भूल जाता है अपने लोग के बारे में। वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, भ्रष्टाचार करता है, जैसे क्या है वो पैसा कमा सके, ठीक है। तो क्या वो दूसरों के दुख सुख को देखते ही नहीं है। यही एक पहचान होती है एक लोभी व्यक्ति की, ठीक है ना। देखो लोभ मनुष्य को स्वार्थी, हाँ भाई, वो स्वार्थी बनाता है, कपटी बनाता है, ठीक है ना, असंतुष्ट और चिंताग्रस्त और नैतिक पतन की ओर ले जाता है। देखो उसके जितने भी नैतिक मूल्य होते हैं वो अपने सारे के सारे नैतिक मूल्य भूल जाता है। नैतिक मूल्य क्या होता है, स्नेह बनाए रखना दूसरों के प्रति, दूसरे के सुख दुख में खड़े होना, कुछ बुरे काम नहीं करना, है ना, अन्याय के संग खड़े रहना, यही तो होता है नैतिक मूल्य, ठीक है ना। पर क्या है, एक स्वार्थी इंसानी, एक लोभी इंसानी क्या है, ये सारे के सारे अपने नैतिक मूल्य क्या है, भूल जाता है, ठीक है ना। वो बहुत ज़्यादा स्वार्थी बन जाता है, कपटी बन जाता है और असंतुष्ट रहता है, हमेशा ही चिंताग्रस्त रहेगा, उसको हमेशा ही ना डिप्रेशन रहेगा भाई कि मुझे तो और मुझे मैंने आज मतलब कि वो असंतुष्ट रहेगा कि मैंने ये गेन करा है, मुझे अभी ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये तो मिल गया है, मुझे यही चीज़ और भी चाहिए, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 लाख रुपये, भाई मुझे अभी और पैसे चाहिए, मुझे अभी और पैसे चाहिए, मुझे अभी और चाहिए, मुझे और चाहिए। वो और के पीछे क्या है, भागता रहता है, ठीक है ना। और देखो क्या बोला है, इसके आगे क्या बोला है, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। हाँ देखो क्या बोला है इसके अंदर, जो लोभ होता है ना, वो मनुष्य को स्वार्थी, पढ़ लिया हमने। लोभ की कोई सीमा नहीं होती, देखो लोभ की कोई सीमा नहीं होती, ठीक है ना। इसलिए लोभी व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता। देखो लोभ की वही बात कि अभी हमने आगे डिस्कस करा कि हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए के पीछे क्या इंसान भागता रहता है कि मुझे अब ये और चाहिए, मुझे अब ये और चाहिए, मुझे अब ये और चाहिए, ठीक है ना। मैं कहीं का नेता हूँ तो भाई मुझे अभी और आगे तक बने रहना है, ठीक है ना। मुझे 10 साल और राज करना है, मुझे 20 साल और राज करना है। यही क्या है कि कभी क्या है कि मैं कभी संतुष्ट नहीं रहूँगा, उस पद पे पहुँचने के बाद संतुष्ट नहीं रहूँगा। मान लो कि मेरा एम था कि मैं IAS ऑफिसर बन जाऊँ, IPS ऑफिसर बन जाऊँ, ठीक है ना, या IRS ऑफिसर बन जाऊँ, ठीक है ना। मैं IRS ऑफिसर बन गया, उसका फिर अब क्या, मैं अभी भी संतुष्ट नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अब IPS ऑफिसर बन जाऊँ। मैं IPS ऑफिसर बन गया, मैं अब भी असंतुष्ट हूँ कि नहीं मुझे IAS बनना है। तो क्या है कि क्या है, मेरी जो लोभ है वो ख़त्म नहीं होने का नाम ले रहा है कि मैं हमेशा असंतुष्ट हूँ। मैं उस पद पर पहुँच गया जिस पद पर मेरी चाहत थी, पर मैं उस पद पर पहुँचने के बाद क्या हूँ, अभी भी असंतुष्ट हूँ, संतुष्ट नहीं हूँ, ठीक है ना। लोभ से झूठ, चोरी, छल, ठीक है ना, शोषण, हिंसा, ईर्ष्या, दोष और अनाचार जैसे दोष उत्पन्न होते हैं। देखो ये बात सही है, अगर हम एक लोभी व्यक्ति हैं तो हम झूठ बोलेंगे, अगर हमें सत्ता में जाना है तो हमें झूठ बोलना पड़ेगा, हम झूठ बोलेंगे, हम चोरी भी करेंगे, हम छल करेंगे, कपट करेंगे, ठीक है ना, हिंसा करेंगे, ठीक है ना। और क्या है, दूसरों के लिए भाई ईर्ष्या रखेंगे। अगर मान लो मेरा दोस्त मेरे से पहले मेरे से सक्सेस हो जाता है, दोस्त तो नहीं कोई और हो जाता है, तो क्या है कि मैं इससे ईर्ष्या रखूँगा, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा कि लोभ के स्वरूप क्या होते हैं, ठीक है ना। देखो भाई सच में मेरा टारगेट 500 सब्सक्राइबर्स का है, प्लीज़ इसे पूरा करा दो प्लीज़ दिल। और अगर जिसने, और देखो अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं करा ना तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर देना, और जिसने कर देना उसके लिए बहुत सारा थैंक यू, दिल से थैंक यू। आप मुझे नहीं दे सकते पर मैं सच में हाथ जोड़ के आपसे बोलता हूँ भाई, दिल से बहुत ज़्यादा थैंक यू अगर सब्सक्राइब कर दिया। और जिसने नहीं करा है उससे भाई हाथ जोड़ के एक ही प्रार्थना, यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ भाई प्लीज़, ताकि मैं आपके लिए ऐसा कंटेंट डाल सकूँ। देखो ये जो नोट्स है ना, इन्हें बनाने में पैसा भी लगता है, टाइम भी लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा। प्लीज़ अब बस सब्सक्राइब कर दो, मैं आपसे बस एक चीज़ चाहती हूँ, बस सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ यार, सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़। चलो ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रीति के स्वरूप, ठीक है ना। प्रीति का अर्थ क्या है, प्रीति का अर्थ है प्रेम, स्नेह, अपनापन, सहयोग और सद्भाव, ठीक है ना। इसकी भावना क्या है, प्रीति होती है, क्या होती है, प्रीति होती है, ठीक है ना। यह भावना व्यक्ति के गुण, स्वरूप, चरित्र और व्यवहार में उत्पन्न होती है। क्या होती है ये, हमारे व्यवहार में दिख जाती है। अगर हमें किसी से स्नेह है ना तो हमारे व्यवहार में दिख जाएगी। मान लो कि हमारी जो माता होती है वो हमारे लिए भाई, उनके व्यवहार में दिखता है कि वो हमारे लिए कितने हमसे स्नेह करती हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, ये दिख जाता है। देखो एक जो प्रीति में निस्वार्थ, देखो वो हमसे क्या है, वो निस्वार्थ प्रेम करती है। हम भी भाई कुछ भी त्याग कर सकते हैं, वो हमारे लिए कुछ भी त्याग कर सकते हैं, ठीक है ना। प्रीति में क्या है, निस्वार्थ प्रेम होता है, त्याग होता है, सहानुभूति होती है, उसके लिए हमारे लिए सहानुभूति है नहीं है, विश्वास होता है, और क्या है, एक क्या है, वफादारी होती है। क्या होती है, एक वफादारी होती है। हमें क्या है, हमें भगवान के प्रति क्या है, प्रीति है भाई, हम उनके लिए त्याग सकते हैं, हमारे उनके लिए निस्वार्थ प्रेम है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कृष्णा के लिए गोपियों का प्रेम,
जो कृष्णा थे ना, उनके लिए गोपियों का प्रेम क्या है, वो एक प्रीति ही है, ठीक है ना। वो उनके लिए कुछ भी त्याग सकते, जैसे मीरा भाई जो थी, आपने पढ़ा होगा, जो मीरा भाई थी उन्होंने क्या कि अपना सब कुछ त्याग देता, उन्होंने अपना समाज, अपना परिवार, आप समाज परिवार छोड़ो, उन्होंने अपने पति को तक त्याग दिया था, किसके लिए, श्री कृष्ण के लिए। तो यही क्या है, प्रीति है, ठीक है ना। प्रीति मनुष्य को दूसरों के सुख दुख से जोड़ती है। देखो जो भी इसके बुरी डिमेरिट थे ना, वो इसके क्या है, मेरिट है, ठीक है ना। ये बात याद रखना, ठीक है ना। जो प्रीति क्या है, वो मनुष्य को दूसरों के सुख दुख से जोड़ती है, ठीक है ना। उसके सुख दुख में खड़े होने की हमें प्रेरणा देती है क्या, प्रीति, और उसके प्रति करुणा दिखाती है, करुणा जताती है, ठीक है ना। और क्या है, प्रीति से व्यक्ति का हृदय विशाल बनता है। देखो अगर किसी के अंदर प्रीति होगी ना, उससे क्या है, उसका हृदय बहुत ज़्यादा विशाल बनेगा, वह सक्षम होगा, दयावान होगा और सेवा की भावना रखता होगा। वो हमेशा ही क्या है, दूसरों के प्रति सेवा की भावना रखता होगा। दूसरे चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो कोई व्यक्ति विशेष हो या फिर कोई जानवर हो, उसके लिए क्या है, हमेशा सेवा की भावना रखेगा, ठीक है ना। हमेशा उसके लिए दूसरों के प्रति कह रही करुणा रहेगी, स्नेह रहेगा, ठीक है। प्रीति जीवन में, देखो जो प्रीति होती है ना, वो जीवन को बहुत ज़्यादा सुंदर बनाती है, मधुर बनाती है और सार्थक बनाती है, ठीक है ना। उसके बाद जो प्रीति का प्रसार परिवार है ना, वो मित्रता, समाज, राष्ट्र और समस्त मानवता तक होता है। ओके, आई होप आपको ये दोनों समझ में आया होगा, लोभ का स्वरूप और प्रीति का स्वरूप। यहाँ पर देखो इन दोनों के बीच में ना एक अंतर दे रखा है। ये क्या है कि आप रीड कर लोगे ना, उसके बाद रीड करोगे ना, तो आपको सारे के सारे पॉइंट एकदम शॉर्ट में याद होते जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से रीड करेंगे, ठीक है ना। यही क्या है, जो हमारे रामचंद्र शुक्ला जी है ना, वो यही इस निबंध के अंदर बताता है, ठीक है ना। मनुष्य के पावर्त्य के बारे में, कि दोनों मनुष्य को किस तरह से खोखला करती जा रही है, किस तरह से अच्छा बनाती जा रही है, ठीक है ना। यही क्या है, हमारे जो लेखक है, राइटर है, वो बताता है इसके अंदर, इस निबंध के अंदर। अब देखो क्या है, लोभ के दुष्परिणाम क्या होते हैं और प्रीति के लाभ क्या होते हैं। क्योंकि जो हमने ऊपर अभी यहाँ पे पढ़ा है ना, वही यहाँ पे लिखा है और कुछ भी नहीं लिखा है। तभी एक और आपको रीड कर देता हूँ। देखो, व्यक्ति स्वार्थी, कठोर और संवेदनशील बन जाता है। परिवार और समाज में कलेश, मतभेद और क्या कहते हैं, अविश्वास फैलता है, ठीक है ना। मन की शांति नष्ट हो जाती है। देखो मन में शांति नहीं रहेगी जब हमारे में लोभ रहेगा कि मुझे और चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो मन में शांति नहीं रहेगी। चिंता और तनाव हमेशा ही बनेगा, हमेशा ही हमें एंजाइटी, डिप्रेशन हमेशा ही रहेगा, ठीक है ना। अंततः क्या है, व्यक्ति का पतन निश्चित। और देखो इससे क्या है, एक व्यक्ति का पतन होना निश्चित ही होता है। देखो व्यक्ति से हृदय में करुणा, दया और उदारता का विकास होता है। परिवार और समाज, राष्ट्र में एकता बनी रहती है, ठीक है ना। सहयोग, सेवा और त्याग की भावना बनी रहती है, ठीक है ना। और क्या है, मन में शांति, संतोष और आनंद मिलता है और जीवन सार्थक और सुंदर और सफल बनता है, ठीक है ना। आपको समझ में आया होगा प्रीति और लाभ के दुष्परिणाम और लाभ। चलो अब निष्कर्ष। देखो निष्कर्ष आपको पता ही है, निष्कर्ष आपको खुद रीड करना है, बिकॉज जो हमने ऊपर जितना भी हमने सब कुछ पढ़ा है, वो सबकी समरी क्या है, निष्कर्ष है। देखो आप एक बात बताओ, ये कंटेंट इतने अच्छे से बनाने में बहुत मेहनत लगी। तो यार जो हमारा टारगेट है 500 सब्सक्राइबर्स का, उसे पूरा करा दो और कर लो सब्सक्राइब। चलो मैं एक मिनट का पोस्ट देता हूँ, आप फटाफट से आप सब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना। करो, आपने नहीं करा, आप भी करो। आई थिंक अब सबने ही कर दिया होगा ना। चलो सबने कर दिया होगा ना। थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है ना। अब देखो जो मैंने आपको पढ़ा है ना, जितने पॉइंट, इन सबको आपको बड़ा बड़ा करके लिखना है, ठीक है ना। बाकी आपको मैंने सब समझा दिया, आपको थोड़ा सा इसे डिस्क्राइब करना है अपने एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। फ्लो चार्ट बना के आना है आपको। जैसे मान लो लोभ लिख दिया, उसके बाद में आपके सारे पॉइंट आपको ऐसे करके लिख देना, ठीक है ना। ये लोभ है, इसके पॉइंट ऐसे आपको डिस्क्राइब कर देना, ठीक है ना। प्रीति है, इसके आपको पॉइंट ऐसे डिस्क्राइब करना है। और फिर उसका जो पॉइंट लिखा है ना यहाँ पे गोलों में, इन सबको नीचे डिस्क्राइब कर देना है, ठीक है ना। ओके, इससे क्या आपके आंसर की लेंथ बढ़ेगी। ओके, और फ्लो चार्ट से क्या टीचर बहुत जल्दी अंडरस्टैंड हो जाएगा, आपको फ्लो चार्ट को चेक करेगा, उसके बाद आपको पूरे नंबर दे देगा, ठीक है। तो ये आपको करके ही आना है। बाकी एक प्यारी सी लाइन लिखी, आप रीड कर लेना। ओके, हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, प्रश्न हमारा कहता है बसंत आ गया। बहुत ही प्यारी स्टोरी निबंध है, आपको ये पढ़ना ही चाहिए। वैसे तो अब पढ़ोगे ही, पढ़ना क्या चाहिए, आप पढ़ने ही आ गए। देखो बसंत आ गया निबंध में प्रतिपादितता को अपने शब्दों में समझाइए। देखो बेसिकली कुछ नहीं, निबंध आ गया को अपने शब्दों में समझाना और कुछ भी नहीं कि इसके अंदर बोला क्या गया, ठीक है ना। आपको ऐसे वर्ड से ना बिल्कुल घबराना नहीं है। आपने स्टोरी पढ़ रखी है, उसके बारे में आपको सब कुछ पता है, फिर आप क्यों घबरा रहे हो। आपको तो बस उसके बारे में लिखना है ना, और कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। बस एक जो एग्जामिनर होता है ना, वो ऐसे वर्ड डाल के ना बच्चों को, और कुछ नहीं है, कंफ्यूज कर देता है, ठीक है ना। बच्चों को लगता है ओ माय गॉड ये क्या आ गया, अब मैं कैसे करूँगा, अब इस क्वेश्चन को छोड़ दूंगा। नहीं भाई, नहीं छोड़ना है, आपको करना है, ठीक है ना। और क्या पूछा गया, और बसंत आ गया निबंध का सार लिखिए। देखो दोनों का मतलब ना एक ही है, कुछ भी अलग नहीं। आपको अगर ये पूछ ले तो भी आपको यही लिखना है आंसर, ये पूछ ले तो भी आपको यही लिखना है, ठीक है ना। ऐसा भी पूछ लेता है, इसलिए मैंने आपको ये लिख के दिया है, दोनों का मतलब सेम ही है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। देखो मुख्य विचार, देखो बसंत आ गया निबंध में आचार्य
महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बसंत ऋतु के आगमन का वर्णन करते हुए प्रकृति में होने वाली परिवर्तन, उसके भाव को बताया। देखो जब बसंत आ जाता है ना, तो क्या क्या प्रकृति में चेंज होता है, ये सबको बताया। देखो सिस्टम में क्या है, वो बताता है कि बसंत तो आ गया है, वो बताता है मेनली, वो बताता है कि बसंत तो आ गया है, प्रकृति में चेंज हो रहे हैं। पर क्या है, प्रकृति में चेंज हो रहा है, ठीक है ना। पर अगर कोई व्यक्ति बहुत उदास है, बहुत मतलब कि चिंताग्रस्त है, तो वो अपने आसपास कितनी भी सुंदर चीज़ों को देख ले, वो खुश नहीं है, वो खुश नहीं होगा। अगर बसंत ना भी आए, पतझड़ हो, पर व्यक्ति खुश है ना, तो उसके आसपास उसे लगेगा कि सब अच्छा चल रहा है, एकदम ऐसे लगेगा जैसे बसंत आ चुका हो, ठीक है ना। अब आगे हम पढ़ते हैं। देखो बसंत आ गया निबंध में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बसंत ऋतु के आगमन का वर्णन किया है, ठीक है ना। जब बसंत ऋतु आता है तो प्रकृति में होने वाले परिवर्तन, क्या क्या परिवर्तन होते हैं, ठीक है ना। फूल सज रहे हैं, नदियाँ सज रही हैं, प्रकृति श्रृंगार कर रही है, ऐसी चीज़ें बताते हैं, ठीक है ना। उसने उसके प्रभाव और मनुष्य के जीवन में पड़ने वाले सकारात्मक असर को बताया है। क्या बताया, सकारात्मक मतलब पॉजिटिव थिंकिंग को बताया है। बढ़ते हुए सुंदर ढंग को प्रस्तुत किया है, बड़े सुंदर ढंग, प्रभावशाली ढंग से क्या है, प्रस्तुत करा है लोगों के सामने अपने निबंध के माध्यम से, ठीक है ना, अपने साहित्य के माध्यम से। ओके, बड़े प्रभावशाली ढंग से। देखो बसंत ऋतु प्रकृति में नवजीवन, नवरत्नों और नव प्रेरणा का प्रतीक होती है। इस ऋतु में चारों ओर हरियाली, आपको पता है, देखो आपको पता ही नहीं, पता है बसंत ऋतु में होता क्या है, चारों तरफ हरियाली हो जाती है। तो वही तो बात है, कुछ नहीं, आपको हल्का सा ये एक बार आइडिया लेना है, पढ़ना है, उसका तो भाई आप बना के बहुत कुछ लिख सकते हो, ठीक है ना। इस ऋतु में चारों ओर हरियाली छा जाती है, पेड़ पर नए नए पत्ते आ जाते हैं, फूल खिले उठते हैं और वातावरण क्या है, सुनहरा सुहावना हो जाता है। कोयल की मधुर कुकू, ठीक है ना, भंवरों की गुंजार, है ना, मंद समीर और सुगंधित फूल मन को आनंदित करते हैं। बसंत केवल प्रकृति से ही नहीं, पर अपितु मनुष्य के मन से भी नई उमंग, उत्साह और सृजनशीलता का संचार करता है। देखो बसंत जो है ना, वो मनुष्य के मन को भी क्या है, एक उमंग पहुंचाता है। अब एक बात बताओ, अगर एक व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा उदास है, चिंताग्रस्त है, तो उसके आसपास कितनी भी सुंदर चीज़ें हो रही हों, प्रकृति कितना भी श्रृंगार कर रही हो, ठीक है ना, कि अपने चरम सीमा, अपने श्रृंगार के चरम सीमा पर हो, पर मनुष्य को ना सब चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब लगेगी, सब चीज़ बेकार लगेगी। पर अगर प्रकृति ने बिल्कुल श्रृंगार नहीं कर रखा, श्रृंगार करने का मतलब है प्रकृति सुंदर हो रही है, ठीक है ना। अगर उन्हें बिल्कुल मनुष्य का जो मन है ना, वो बहुत ज़्यादा क्या परेशान है, डिप्रेशन में है, ठीक है ना, चिंताग्रस्त है, तो उसके आसपास कितनी भी सुंदर चीज़ें, कितनी भी सुंदर घटनाएं घट रही हो, कितना भी सुंदर प्रकृति हो रही हो हमारी, ठीक है ना, तो उसे वो सब ना एकदम पतझड़ी लगेगा, उसे एकदम बेकार ही लगेगा कि कुछ भी अच्छा नहीं है। वहीं अगर वो खुश हो और हर जगह अगर पतझड़ हो, तब भी उसे क्या है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये भी इनने के हमारे जो लेखक है, इनने इस निबंध के माध्यम से बताया है। आपको ये लिख कर आना है अच्छे से कि इस निबंध के माध्यम से लेखक कहना क्या चाहते हैं। लेखक ने कहा है कि बसंत हमें आलस्य त्याग और परिश्रम, देखो क्या है, हमारे आलस्य त्यागने में मदद करती है, परिश्रम करने में और लोक मंगल के कार्य में जुटने के लिए क्या है, प्रेरणा देती है, ठीक है ना। बसंत नवजीवन, देखो यहाँ पे लिखा है, या आप रीड आउट कर लेना, ठीक है ना। ओके, चलो हम आगे का पढ़ते हैं। आगे लिखा है मुख्य, देखो इसकी मुख्य बिंदु क्या है, प्रकृति में चारों ओर हरियाली और फूल है, फूलों की बहार है, कोयल की मीठी कूकू, देखो ये सब आप लोग ऊपर पढ़ ले, वही सब लिखा है, ठीक है। अब देखो इस निबंध में लेखक ने बसंत ऋतु के आगमन, हाँ तो ठीक है, किस पे थे हम, निबंध में लेखक ने बसंत ऋतु के आगमन पर प्रकृति में आने वाले परिवर्तन और उसके प्रभाव को बड़े मनोहर वर्णन किया है, ठीक है ना, बड़ा अच्छा वर्णन किया है। जब बसंत आता है तब शांति का अंत होकर चारों ओर हरियाली फैल जाती है। शीत का अंत होकर, शांति नहीं है, शीत है, शीत का अंत होकर चारों तरफ हरियाली फैल जाती है। वृक्ष पर नए नए पत्ते निकलने लगते हैं, पुष्प खिल जाते हैं, फल आने लगते हैं, समस्त वातावरण क्या है, बड़ा सुगंधित, बड़ा मनोहारी हो जाता है। कोयल की मधुर आवाज़, है ना, और भंवरों की गुंगराज मद बहती पावन और नीला आकाश मिलकर क्या एक सुंदर दृश्य बनाता है। ये दिखाता है कि प्रकृति श्रृंगार कर रही है, वो अपने श्रृंगार के चरम सीमा पर है। यह ऋतु मनुष्य के मन में भी नई उमंग और उल्लास और हर्ष का संचार करती है। देखो इस पर क्या है, और हमारे लेखक एक बात और बताते हैं, वो कहते हैं कि वो बोलते हैं कि मुझे नहीं दिख बसंत आ चुका है, पर मुझे नहीं लग रहा कि बसंत आ चुका है, क्योंकि उनके मन में क्या, उनके मन में अशांति है ना, उनके मन में काफ़ी ज़्यादा मतलब कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो वो बोलता है कि बसंत तो आ गया है, पर मुझे नहीं लग रहा है कि बसंत आ चुका है, मुझे लग रहा है कि अभी पतझड़ का मौसम ही चल रहा है, सब बेकार है, ठीक है ना। पर वो कहता है, एक बात और कहता है कि पता नहीं जो और अन्य लेखक है
वो अब वो साहित्य पे साहित्य लिखे जा रहे हैं, वो निबंध पे निबंध, कहानियों पे कहानी, कविता पे कविता लिखे जा रहे हैं कि निबंध आ गया है, इस तरह से अनुभव हो रहा है, इतनी शांति हो रही है। पर मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल भी कि बसंत आ चुका है, वो ये बताते हैं। और वो एक बात और बोलते हैं, वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं प्रकृति के इस सुंदर दृश्य को देख नहीं पा रहा हूँ, कि मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि मैं प्रकृति के इस सुंदरता को देख सकूँ। पर अगर ना वो ये बात बोलते हैं, वो बोलते हैं कि मेरे अंदर ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर क्षमता नहीं है प्रकृति के इस भव्य श्रृंगार को देखने की, पर उनके अंदर क्या है, उनके अंदर अशांति है ना, इसलिए वो क्या है कि वो सुंदरता को नहीं देख पा रहे हैं, वो अपने माध्यम से ही बताते हैं। ठीक है ना, आपको ये लिख के आना एग्जाम के अंदर। लेखक कहता है कि बसंत हमें यह संदेश देता है कि जैसे प्रकृति नवजीवन पाकर फिर भी हरित और पुष्पित। देखो यहाँ से आपको रीड करना है, ठीक है ना। आपको बेसिकली मैंने आपको बता दिया स्टोरी के अंदर है कि आपको रीड करना है, आपका एग्जाम के अंदर लिख के आना है, ठीक है ना। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए आपको देखो इस वीडियो को छोड़ना नहीं है। मैं आपको एंड में ना एक क्वेश्चन आता है 30 नंबर का आपका एग्जाम के अंदर, फर्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर का दिखता है, वो एग्जाम को कैसे, वो क्वेश्चन को कैसे करना है मैं ये भी बताऊँगा, ठीक है ना। उसके अंदर उपसर्ग होता है, ठीक है ना, व्याख्या करनी होती है, तो प्लीज़ डोंट मिस, वो मिस मत करना बिल्कुल भी। वीडियो पूरी देखना, यहाँ से आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हो, ठीक है ना, संदेश पढ़ सकते हो। निष्कर्ष को बताइए कि जो ऊपर लिख रखे वही देखो। अब हमारा है प्रेमचंद्र जी के साथ 2 दिन। देखो प्रेमचंद्र जी के साथ 2 दिन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। देखो इसकी जो रचना है वो प्रेमचंद्र जी के साथ 2 दिन। एक क्या है, सस्मरण है, मतलब कि क्या सस्मरण मतलब क्या होता है कि हमने कोई चीज़, हमने उस चीज़ को जिया है, देखा है, महसूस किया, मतलब हमने वो चीज़, जो चीज़ हमने जी ली है, हमने हमारे संग घट चुकी है जो घटना, उस घटना को क्या है अब उतारना, वही क्या होती है, सस्मरण होती है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके लेखक थे पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी, ठीक है ना। और ये क्या है, एक संस्मरण है। और केंद्रीय व्यक्तिगत मतलब कि जो केंद्र व्यक्ति है वो कौन है, हमारे मुंशी प्रेमचंद्र जी, ठीक है ना। मुंशी प्रेमचंद्र जी बहुत ज़्यादा फेमस एक लेखक है, जिनकी बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी क्या है पुस्तकें, कहानियाँ हैं, निबंध है। आपने पढ़ा होगा, आपने 2 बैलों की कथा पढ़ी होगी 10th क्लास में, अपने ग्रेजुएशन पढ़ी होगी, आपने पोस्ट की रात पढ़ी होगी, ठीक है ना। ये क्या है, प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखी गई बहुत ज़्यादा फेमस क्या है, गद्य हैं, साहित्य हैं, ठीक है ना। देखो प्रेमचंद्र जी के वो इस जो हमारे लेखक हैं पंडित चतुर्वेदी, वो क्या बताते हैं, वो ये बताते हैं कि वो हमारे जो प्रेमचंद्र जी हैं उनके संग 2 दिन दिखे। उनके संग रुकने पर उन्हें पता लगा कि उनका व्यवहार कैसा है, वो कैसी सोच वाले व्यक्ति हैं, वो कितने ज़्यादा साधारण व्यक्ति है, उनके व्यक्तित्व के बारे में वो यही सब चीज़ें क्या है इसके अंदर बताते हैं, ठीक है ना। देखो प्रेमचंद्र जी के साथ 2 दिन एक अत्यंत मार्मिक और प्रेरणादायक संस्मरण है, जिसमें लेखक पंडित जो बनारसी दास चतुर्वेदी जी हैं, इसमें लेख ने महान कथाधार, जो महान कथाधार है ना हमारे, वो प्रेमचंद्र जी के साथ बिताए गए 2 दिन को बड़ा सचिव चित्रण किया है, बड़ा अच्छा चित्रण करके दिखाते हैं, बताते हैं। यह दोनों दिन 1924 ई से कानपुर में बीते थे, ठीक है ना, 1924 में। बाकी ये अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन, मतलब नेसेसरी तो नहीं है, आप एग्जाम में लिखोगे ना लिखोगे बात है कि अगर आप लिख दोगे तो अच्छा है, टीचर को पता लगेगा भाई बच्चे ने अच्छे से पढ़ा है, उसे बहुत कुछ पता है, ठीक है ना। जब लेखक उनसे मिलने गए थे तब कई संस्मरण है प्रेम जी के व्यक्तित्व, उनके विचार, उनके आचरण, उनके जीवन दृष्टि, उनका प्रेम, उनका व्यक्तित्व कैसा था, उनके विचार कैसे थे, वो किस तरह की सोच वाले व्यक्ति थे, है ना, वो किस तरह की सोच, कैसी सोच रखते थे, कैसा सोचते थे, उनका आचरण कैसा था, उनकी जीवन दृष्टि कैसी थी, मौलिक नैतिक मूल्य, साहित्य दृष्टिकोण और मनुष्यता से ओतप्रोत व्यवहार का अत्यंत सरल और आत्मीय प्रेरणादायक वर्णन करते हैं, वर्णन मिलता है उन्हें। और सब चीज़ का क्या है अपने साहित्य के अंदर, अपने इस निबंध के अंदर प्रेमचंद्र जी के साथ 2 दिन इसका बड़े सुंदर तरीके से क्या वर्णन करते हैं, ठीक है, जो हमारे लेखक है इसके। देखो जो हमारे संस्मरण होता है उसकी कुछ मूल्य संवेदना होती है। पहले क्या होती है, सादगी और सरलता का मूल्य है। देखो इसके अंदर पहले बताता है सादगी और सरलता का मूल्य बताता है। क्या बताता है, सादगी और सरलता का मूल्य। जो प्रेम जी का जो जीवन था वो अत्यंत सरल था, और सादा था। वह दिखावा और आडंबरों से, ब्रह्मचर्य से दूर रहते। वो आडंबर जो होता है ना, आडंबर जो दिखावा करना अपना पैसों का, अपने किसी भी चीज़ का, ठीक है ना, जो हमारे पास चीज़, जो दूसरे व्यक्तियों से विशेष चीज़ हमारे पास है, उस चीज़ का दिखावा करना, वो इन सब चीज़ से बड़े दूर रहते थे। वो इतने बड़े लेखक थे, पर क्या है वो इन सब चीज़ें वो इतने सारे लेख लिखते थे, निबंध लिखते थे, साहित्य लिखते थे, जिससे उनको बहुत सारी इनकम भी होती थी। पर वो अपनी इनकम का एक बहुत बड़ा भाग जो था ना, वो एक जागरण करके उस समय
कोई प्रेस होगी, ठीक है ना, जो छापती है निबंध को, वो उनको डोनेशन कर देते थे, ठीक है ना। तो वो कोई दिखावा, किसी भी चीज़ का दिखावा नहीं, बड़े सरल तरीके से रहते थे। उनका पहनावा बड़ा, उनका पहनावा, रहन सहन, बोल छोल, वो सब क्या है, व्यवहार, सब कुछ सामान्य था, सब कुछ व्यवहार था उनका, रहन सहन, पहनावा, ये सब क्या है, बड़ा ही क्या था, साधारण और सामान्य था। लेकिन व्यक्तित्व तेजस्वी और प्रभावशाली, पर उनका जो व्यक्तित्व था ना, बड़ा तेजस्वी था, वो तेजस्वी थे, बहुत ज़्यादा तेजस्वी थे, ठीक है ना। वह सादगी को जीवन का अलंकार मानते थे। उनके यहाँ सादगी लेखक को बहुत प्रभावित, उनके यहाँ जो सादगी थी ना, लेखक को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है और पाठक को सरल जीवन को जीने की सीख देती है। और जो पाठक है, जब वो लिखेंगे, जो पाठक है ना, पाठक कौन है, पढ़ने वाले, आप पाठक हो, मैं पाठक हूँ, मैंने ये पढ़ा, ठीक है ना, तो मैं क्या हूँ, पाठक हूँ, आप पढ़ रहे हो आप चैप्टर को, तो निबंध को, तो क्या हो, आप पाठक हो। तो हमें भी प्रेरणा देती है कि वो इतने बड़े, इतने महान लेखक थे, उनके अंदर इतनी सादगी थी, तो अभी हम क्या है, तो हम कुछ भी नहीं, तो हमारे अंदर हमें भी ऐसी सादगी लानी चाहिए, ठीक है ना, ताकि क्या है, पाठक के मन में क्या है, एक प्रभावशाली छाप छोड़े। ओके, मानवता और करुणा की भावना, उनके अंदर मानवता और करुणा की भावना थी, दूसरों के प्रति वो बड़े संवेदनशील रहते थे, बहुत ज़्यादा क्या है, स्नेह करते, करुणादायक रहते थे। प्रेमचंद्र जी के हृदय में गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और दलितों के लिए क्या है, प्रति गहरी सहानुभूति रहती थी, हमेशा वो उनके लिए सहानुभूति रहती थी। और उन्हें महिलाओं के लिए, गरीबों, किसानों और मजदूरों, दलित और महिलाओं के लिए उन्हें अपने बहुत सारे निबंध लिखे हैं, अपनी बहुत सारी साहित्य लिखी है, ठीक है ना। अब देखो, वह उनके दुख सुख और हृदय की रचनात्मक का विशेषता बनाता है। उनका मानना था कि साहित्य का उद्देश्य मानवता की सेवा करना और समाज को संघोषित वर्ग की आवाज़ बनाना है, ठीक है ना, मानवता की सेवा करना ही क्या है, साहित्य का असली अर्थ है। फिर क्या है तीसरा, साहित्य के प्रति समर्पण और उद्देश्यात्मक दृष्टि रखना। ओके, फिर है हमारा चौथा, कठिनता, ये देखो यहाँ से आप रीड कर लेना, दोनों पॉइंट, ठीक है ना, बड़े इजी पॉइंट है। ईमानदारी और नैतिकता आप रीड कर लें, समाज में सुधार की भावना, वो हमेशा ईमानदार और नैतिक रहते थे, उनके अंदर नैतिक मूल्य थे जिनका पालन करते थे। समाज को सुधारने की भावना, उनके अंदर हमेशा समाज को सुधारने की भावना रहती थी। वो अपने साहित्य, अपने निबंध, अपने नाटकों में व्यंग कसते हुए, हास्य रूप से, मनोरंजन रूप से क्या है, समाज को दर्पण दिखाते थे, ठीक है ना, समाज की सच्चाइयाँ जो उनमें परेशान चली वो सब बताते थे। विनम्रता उनके अंदर थी, ठीक है ना, ये सब यहाँ से रीड कर देना। अब देखो, प्रेमचंद्र की व्यक्तित्व की मूल्य संवेदना, इस तरह से आपको लिखना है और आपको इस तरह से फ्लो चार्ट बनाना है। देखो, मैंने आपको हर क्वेश्चन के अंदर फ्लो चार्ट बनवाया है। फ्लो चार्ट इसलिए बनवाया है कि देखो, मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि आपको आंसर प्रेजेंट कैसे करना है, ताकि एग्जामिनर जो है ना आपको फुल मार्क्स दे। आपकी क्वेश्चन की लेंथ कैसे बड़ी होगी ये बताऊँगा। देखो, इस सब चीज़ से आपकी क्या क्वेश्चन की लेंथ बड़ी होगी। जो ये सारे पॉइंट लिखे हैं ना, ये सारे पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करा, वही सारे पॉइंट लिखे हैं। अगर आप इस तरह से बना के आते हो ना, टीचर इसे देख कर ना, एक तो आपका आंसर बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लगेगा। इन सब चीज़ को देख कर ही आपको एग्जाम में नंबर दे देगा, ठीक है ना, आपकी लेंथ बढ़ेगी एग्जाम, आपकी क्वेश्चन की, आपके आंसर की। तो आपको ऐसा फ्लो चार्ट बनाकर ही आना है, ठीक है ना। और आपको एक बार ये सब रीड कर लो, फिर ये रीड कर लोगे ना सारे के सारे पॉइंट, तो आपको याद हो जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर है क्या। बाकी देखो, यहाँ से आप क्या है, ये सब रीड कर देना, निष्कर्ष, ठीक है ना। ओके, अब देखो, ये एक महादेवी वर्मा की है, एकांकी, हाँ, और ये भी महादेवी वर्मा का एक संस्मरण है, ठीक है ना, जो उन्होंने क्या है, एक मिनट, क्या है सब, महादेवी वर्मा जब संगम पे जाती है ना, संगम पे 1 महीने के लिए पूजा चलती है, उस पूजा के लिए वहाँ पर जाती है, तो उनके संग जो घटना घटती है, जो वो देखती हैं, उसका ही क्या है, संस्मरण है। और वो इस पे केंद्रित है, ठठोरी बाबा पर, ठीक है ना। वो वहाँ पे उनको एक बाबा मिलते हैं, जिन बाबा का नाम वो क्या रखती है, ठकुरी बाबा। एक मिनट, वो थोड़ा साउंड चेक कर देना। देखो, ठाकुरी बाबा, क्या एक बाबा से मिलते हैं जिनका नाम क्या रखती है, वो ठाकुरी बाबा रखती है, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की छायावादी युग की एक प्रसिद्ध काव्यत्री हैं। उन्होंने अपने बहुत सारी साहित्य काव्य लिखे हैं, जिसके अंदर एक बीविया भी आता है, आपने पढ़ा होगा तो, ठीक है ना, वही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हाँ, काव्यत्री होने के साथ साथ एक संवेदनाशील गद्यकारक भी थी, ठीक है ना। उनके संस्मरण में अनेक जीवनों के अनुभव और संवेदनाएं, मानवीय संबंध और समाज को सजीव चित्रण मिलता है। देखो, जो ठाकुरी बाबा है, उनका ये भी एक संस्मरण है, ठीक है ना, भावपूर्ण संस्मरण है, जिसमें उन्होंने एक सरल, निस्वार्थ और सेवाभावी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में अत्यंत प्रभावशाली चित्रण किया है, ठीक है ना, जो उनको क्या है, संगम पे मिलते हैं, ठीक है ना। देखो, ठठोरी बाबा संक्षिप्त में परिचय। देखो, ठठोरी बाबा एक निर्धन, सहज और सरल, दयालुवान और ईश्वर भक्त व्यक्ति थे। वह दूसरों की सेवा को ही अपना धर्म मानते थे। वह अधिक परेशानी में भी होकर क्या है कि चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से प्रस्तुत करते थे। अब
जो ठाकुरी बाबा है, वो जो महादेवी वर्मा है, उन्हें अपने जीवन की बताते हैं कि जब मेरी मौसी का देहांत हो जाता है तो वो उस समय वो बहुत ज़्यादा मतलब बताता है कि मेरी मौसी का देहांत हो जाता है तो इतनी परेशानियाँ होती हैं। वो इस सब चीज़ें बता रहे होते हैं ना, तो भी बड़े क्या है, बड़े हँसते हँसते बता रहे होते हैं, जिससे बड़े आश्चर्य होते हैं कि वो अपने अपने जीवन का इतना गहरा दुख बता रहे हैं, पर उसके बाद भी क्या है, बड़े खुश होके मतलब कि एकदम हँसते हुए बता रहे हैं। उनके चेहरे पे बिल्कुल हमें दुःख नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, कि बड़े परेशान हैं वो, ठीक है। इस सब चीज़ को बताते हैं। देखो आगे हम पढ़ते हैं ठठोरी बाबा का संसरण के तत्व। यहाँ से आप देखो फ्लो चार्ट में आपको पूरा आंसर दे रखा है, आपको इस तरह आपको याद करना है। बाकी आपको ना ये सब चीज़ें जो ना, ये सब चीज़ पहले आपको फ्लो चार्ट बनाना है, उसके बाद आपको सारे के सारे जो पॉइंट है ना, ये नीचे आपको लिख देना है। इससे क्या एग्जामिनर आपका आंसर की लाइन्स बढ़ेगी और एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा। यहाँ से पढ़ लो कि उनका सरल और विनम्र उनका बर्ताव था, ठीक है ना। चरित्र यह संस्मरण लेखिका के व्यक्तित्व समृद्धि पर आधारित है, मतलब कि वो इसमें कुछ झूठ नहीं बोलेंगी, कुछ अपनी तरफ से लिखेंगे नहीं, जो उन्होंने देखा है, जो उनकी स्मृति है, वो सारा वही लिखेंगी। इसका मतलब ये हुआ महादेवी वर्मा ने अपने जीवन में ठठोरी बाबा से जुड़े अनेक अनुभव साझा करती है। वो जो उनके संग अनुभव, उनके संग जो बातचीत करना, पहली मुलाकात उनसे होती है जब महादेवी वर्मा की कोठी में आते हैं, वो उनसे बोलता है कि मैं यहाँ पे कुछ देर के लिए रो सकता हूँ, वो वहाँ रुकते हैं। दूसरी मुलाकात में जो ठाकुरी बाबा हैं उन्हें ऑफ़र करते हैं, लड्डू ऑफ़र करते हैं, ठीक है ना। यही सब है। लेखिका और बाबा के बीच में गहरा आत्मीय संबंध बन जाता है, ठीक है ना। महादेवी वर्मा ने अनेक प्रीति, सम्मान, स्नेह और अपनापन को कृतज्ञता व्यक्त करती हैं। वह आत्मीय और संस्मरण की भावपूर्ण और प्रभावशाली बनाती है। महादेवी वर्मा की कहानी अत्यंत संवेदनशील और भावुकता होती है। बाबा के प्रति उनकी करुणा और प्रेम को वो दर्शाती हैं इसके अंदर, ठीक है। आपको यहाँ से रीड कर लेना उनके चित्रण के बारे में, ठाकुरी बाबा के बारे में। और देखो यहाँ पर एक अच्छे से आपको पूरा आंसर का एकदम समरी दे रखा है, यहाँ से आपको ये रीड करनी है, ठीक है ना। और ये निष्कर्षताओं को पता है जो हमने पढ़ा है उसका ही समरी है, ओके। अगेन हमारा आया है एक वैष्णव जन के मूल्य पर विचार कीजिए। देखो आपको एक बात और बता दूं, अगर आपको लग रहा है ना कि आपके पास टाइम कम है, इतना सारा सिलेबस है, किस तरह से करूं मैं, तो ना एक और है, आप मुझे कमेंट कर देना कि रिड्यूस सिलेबस। मैं आपको ऐसे चैप्टर बता दूंगी ना, जिन चैप्टर करने के बाद आप पूरा पेपर करके आओगे, मतलब कि उन पेपर से ही आपको, उन चैप्टर से ही पूरा पेपर आएगा आपके। देखो एग्ज़ाम के अंदर ना आपके ना, मतलब कि आपके ऑप्शन आते हैं और में ऑप्शन आते हैं ना, उसके अंदर क्या है, मान लो पहला क्वेश्चन आया वो आपका पहला चैप्टर से है, दूसरे चैप्टर से है, तो अगर आप एक चैप्टर कर लोगे ना तो आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा। इस तरीके से अगर आपको वीडियो चाहिए जिसमें मैं बता दूँ कि ईजी जो सा चैप्टर है वो उनसा कर लो, अगर ऐसी वीडियो आपको चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको ऐसी वीडियो बता दूँगा, ठीक है ना। अगर आपको लग रहा है कम समय है तो बाकी तो मैं एक ही बात कहूँगा कि देखो पढ़ो, क्योंकि जो प्रसंग वाले क्वेश्चन आते हैं ना उसमें तो आपको सब कुछ ही आना चाहिए, ठीक है ना। अगर चाहिए तो बता दो, ठीक है ना। मैं आपको वो वीडियो भी ले आऊँगा जिसके अंदर आपका ना बुक का 50% सिलेबस रिड्यूस हो जाएगा। बस आपको 50% पढ़ना है, 50% से आप 100% स्कोर करोगे। एक मिनट बाद गंदा हो गया, मैसी हो गया। आप 50% सिलेबस से ही ना कितना 100% अपना एग्ज़ाम अटैम्प्ट करके आओगे, ठीक है ना। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो मुझसे कमेंट कर देना, मैं आपको ऐसी वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। बाकी मेरा एम है ये 500 सब्सक्राइबर्स का, इसे पूरा करा दो, कर लो प्लीज़, जल्दी सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। हमारा है वैष्णव जन के मूल्य पर विचार कीजिए, ठीक है ना। वैष्णव जन, अब देखो वैष्णव जन होता क्या है। वैष्णव जन मतलब अगर हम ऐसा इस चैप्टर से हट के बताऊँ मैं आपको, तो वैष्णव जन का मतलब वो जो वैष्णव भक्त हो, ठीक है ना, विष्णु जी का भक्त हो, उससे वैष्णव भक्त कहते हैं वैष्णव जन। अब यहाँ पे हमें वैष्णव जन के बारे में पूछा है। देखो जो वैष्णव जन है इसके लेखक है विष्णु प्रभाकर, ओके। आपको ना लेखकों के नाम याद रखना है। बेसिकली क्या होता है, कभी कभी आपसे लेखक क्या पूछ लेता है, कभी कभी मे भी पूछ लेता है, और बाकी अगर आपको याद रखोगे ना नाम तो आपके लिए अच्छा। आप हर क्वेश्चन के अंदर अगर लेखक का नाम लिख के आओगे ना, इससे क्या है, आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिख रहे हो, एग्जामिनर आपसे खुश होगा कि आपने चैप्टर पढ़ा है, उसके लेखक के नाम पता है, तो आपके लिए मतलब बेकार तो है नहीं। आपको याद करना कर लो, मैं तो कहूँगा कि मस्ट है याद करना, कर लो तो अच्छी बात है। क्यों ही रिस्क लेना किसी चीज़ का, अगर आ भी गया तो, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो लेखक का परिचय यहाँ पे विष्णु प्रभाकर का जन्म 21 जून। हाँ देखो ये आप मत लिखो, ये अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है, बाकी आप पढ़ लो कि आपको सब पता हो, ठीक है ना। अगर मान लो वर्ड में आ भी गया तो आप लिख दो उत्तर प्रदेश में होता। उनकी परमेश कीर्तियाँ क्या क्या है ये आप यहाँ से पढ़ लेना, ठीक है ना। उनकी रचना में मानवता, देखो इनकी जो रचना थी ना ये इंपॉर्टेंट है। जो हमारे विष्णु प्रभाकर थे ना, जितनी भी इनकी रचनाएं, जितने भी इनके साहित्य हुए हैं, इन सब में क्या है, इनकी रचनाओं में मानवता, नैतिकता और सामाजिक मूल्यों का सुंदर समन्वय दिया है। और जो है ना ये चैप्टर वैष्णवजन, इसके अंदर भी क्या है, सामाजिक मूल्यों के बारे में मैंने बताया। किसके बारे में बताया, सामाजिक मूल्यों के बारे में बताया, ठीक है ना। पढ़ता है देखो, प्रसिद्ध साहित्यकार विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी वैष्णवजन एक
प्रेरक रचना है। इस निबंध का आदर्श मनुष्य को ना वैष्णवजन के गुणों का व्यवहार और जीवन में मूल्य का सुंदर चित्रण किया है। ठीक है ना, कि अगर हम खुद को वैष्णवजन मानते हैं तो हमारे साथ ये सब, हमारे अंदर ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है ना। लेखक ने कबीर, देखो जो हमारे कबीर थे, कबीर हमारे कवि थे, बहुत महान कवि हमारे कबीर हो गए, हमारे नानक जी हो गए, हमारे गांधी जी हो गए। उनकी विचारधारा पे क्या है, इन सबकी विचारधारा को बनाकर एक ऐसे मानव स्वरूप प्रस्तुत किया है, एक ऐसा मानव स्वरूप प्रस्तुत किया है जो स्वयं को श्रेष्ठ आचरण करता है। क्या है, अब खुद को सर्वश्रेष्ठ आचरण वाला मानता है, साथ ही समाज में स्वस्थ भाव, प्रेम और सेवा की भावना को भी क्या है, बढ़ाता है। इस रचना में आज के मनुष्य में भी उतनी ही, देखो ये रचना जो है ना आज के मनुष्य को उतनी प्रभावी और उतनी उपयोगी जितनी पहले थी। इसलिए जो वैष्णव जन है ना, इसके अंदर मूल्य पर विचार करना और हमारे जीवन में सही दिशा देना वाला है। ठीक है ना। अब देखो एक वैष्णव जन होता क्या है, ये सब उसकी विशेषता बताई गई है। पहला होता है परम दुखियांतरता। अगर आपको याद नहीं हो तो आप ये जो मैंने लिख रखा है ना ब्रैकेट के अंदर, ये आप याद कर लो। देखो क्या है, दूसरों के दुख को अपना समझना। एक वैष्णव जन वही होता है। वैष्णव जन का मतलब यही है ना, ये नहीं है कि तुम ना मतलब कि भारी आडंबर कर रहे हो, तुम तिलक लगा रहे हो, तुम अच्छे कपड़े पहन रहे हो, दूसरों को सदाचारी बन के दिखा रहे हो, पर क्या तुम्हारे अंदर ना दूसरों के प्रति स्नेह ही नहीं है, स्नेह की भावना ही नहीं है, तुम बड़े छल कपटी हो, ये नहीं है। ठीक है ना, कि आप बस बाहर से आप सुंदर एक अच्छे आचरण वाले व्यक्ति बन के दिखा रहे हो, तिलक लगा रहे हो, भगवा कपड़े पहन रहे हो, आडंबर दिखा रहे हो। ऐसा करने से आप एक वैष्णव जन नहीं बन जाते। बल्कि आप चाहे कैसे भी रहो, आपका व्यक्तित्व, आपका चरित्र कैसा भी दिखे, आप कैसे भी कपड़े पहनो, पर आपके अंदर ना कुछ चीज़ें होनी चाहिए। दूसरों के प्रति आप स्नेह होना चाहिए, करुणा होनी चाहिए। ठीक है ना, और विनम्रता होनी चाहिए, सत्य की भावना, ईमानदार होने चाहिए। आप बिल्कुल ईमानदार नहीं हो तो आप बिल्कुल वैष्णव जन नहीं हो। आप अपने मौलिक, अब ये बेसिकली क्या है, हमारी सारी की सारी हमारी मौलिकता ही तो है, नैतिकता ही तो है हमारी। ठीक है, तो क्या है, पहले हम समझेंगे दूसरों के दुख को अपना समझना। एक सच्चा वैष्णव जन वही होता है जो दूसरों के दुख को अपना दुख मान ले। ठीक है ना, वह किसी को पीड़ा नहीं देता। क्या है, वो किसी को पीड़ा ना दे, बल्कि हर संभव सहायता करे, उसकी जितने भी उससे संभव सहायता, वो सारी की सारी क्या संभव सहायता करे। आज के स्वार्थी युग में यह मूल्य अत्यंत आवश्यक। देखो आज का जो युग है ना, आज के युग में ये सब ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। ठीक है ना, करुणा और दया। वैष्णव जन के हृदय में सबके प्रति क्या है, करुणा और दया की भाव हो। वह पशु पक्षी गरीब अमीर क्या है, सबके सेवा दया करता हो, करुणा और समाज के प्रति शांति और स्थापित हो, निर्ममता और विनम्रता। वैष्णव जन जो है ना, अहंकार रहित ना हो, विनम्रता रहे उसके अंदर, सरल स्वभाव रहे। वह कभी भी अपनी प्रशंसा नहीं करे, वो कभी भी अपने बारे में ना बताए कि मैंने आज 10 लोगों को खाना खिलाया, मैंने आज 20 लोगों को कंबल बांटे। ये सब क्या है, वो ना करे, ये सब भारी दिखावा होता है। ठीक है, सेवा भावना। वैष्णव जन के अंदर हमेशा निस्वार्थ सेवा, त्याग, इन सब की भावना रहनी चाहिए। राष्ट्र के प्रति भी क्या है, राष्ट्र के प्रति भी क्या है, एकदम वो रहे, सजग रहे। ठीक है ना, त्याग करने वाला रहे। ठीक है ना, सत्य और ईमानदारी से, हमेशा सत्य और ईमानदारी। वैष्णव जन हमेशा सत्य बोलता हो, ईमानदारी से कार्य करता हो। ठीक है, यहाँ से आप ये पॉइंट रीड आउट कर लेना, बड़े इसी तरीके से आपको देखो, इतनी इसी तरीके से आपको कहीं भी आंसर नहीं मिलने वाले, और इतने अच्छे तरीके से फ्रेम आंसर आपको कहीं नहीं मिलने वाले। देखो ये भी एक फ्लो चार्ट है, आप इस तरह से एक गोला बना सकते हो, उसका आप वैष्णव जन लिख सकते हो, ये तो पॉसिबल नहीं है, उसका तो आप ये सारे पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है ना, सिर्फ ये पॉइंट लिखना है जो ये लिखे हैं, ये बस ऐसे गोला बनाकर ऐसे आपको ये लिखना है ऐसे। उसके बाद क्या है, इन सबको नीचे आपको फर्स्ट लिखना है, फिर आपको उसको डिस्क्राइब कर देना है, दूसरा पॉइंट लिखना, फिर इसको डिस्क्राइब कर देना है, उदाहरण के सहित भी आप लिख दो। तो क्या आपका क्वेश्चन की लेंथ बढ़ जाए, आपके आंसर की लेंथ बढ़ जाए, क्योंकि आई होप यू अंडरस्टैंड। बाकी आपको निष्कर्ष आपको पढ़ लेना है, क्योंकि जो हमने ऊपर पढ़ा है वही इसकी समरी है। अगेन मेरा 500 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है, तो पूरा करा दो प्लीज़। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इसका नाम है शायद कभी उससे कह सकूँ। चलो उसे इग्नोर करते हैं। शायद का मतलब तो आप जानते हो ना, शायद मैंने उससे बोल दिया होता, शायद तुमने मेरी बात सुन ली होती, शायद मैंने टेंथ में उसे बोल दिया होता, शायद मैंने ये कर लिया होता, शायद मैंने कंप्यूटर कोर्स कर लिया होता, शायद मैंने कंप्यूटर कोर्स नहीं करा होता, क्योंकि मैंने तो कंप्यूटर कोर्स करा है, मुझे तो कोई फ़ायदा मिला नहीं। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। शायद का मतलब तो समझ गए ना, शायद का मतलब शायद ही होता है। ठीक है, बाकी मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दे दिया यार, शायद मैंने ही कर लिया होता। चलो स्टार्ट करते हैं। शायद एक एकांकी है। एकांकी का मतलब जानते हो ना, जो एक बार में ख़त्म, भाई एक बार इसका रोल प्ले हुआ, नाटक हुआ, ख़त्म, रोल प्ले नहीं नाटक हुआ तो ख़त्म, यही क्या होती है भाई, एकांकी होती है। ठीक है ना, एक बार में ख़त्म होना। इसके अंदर कम कैरेक्टर होता है, कम संवाद होता है, ये सब क्या है, एकांकी होती है। ठीक है ना,
क्या होता है इसके अंदर, कम कैरेक्टर और कम संवाद होते हैं। कम संवाद मतलब होता है डायलॉग राइटिंग, ओके, डायलॉग राइटिंग में डायलॉग, ठीक है। संवाद सॉरी शायद एकांकी के प्रति, देखो यही है, विश्लेषण करना है संवाद के बारे में। शायद एकांकी में लेखक और देखो अथवा शायद एकांकी में लेखक ने मध्यवर्ती पारिवारिक विसंगति को चित्रण करना है, स्पष्ट कीजिए। ये बेसिकली मध्यवर्ती परिवार के बीच में, ये बेसिकली दो पति पत्नी के बीच में है कि शायद कि मैं उससे ये बात कर लूँ, शायद मुझसे वो बात कर ले। पत्नी सारे काम करती है, घर के सारे काम करते हैं कि मेरा पति खुश रहे, वो उसे खाना अच्छा खाना बना के देती है, ठीक है ना, कि वो क्या चाहती है कि मेरा जो पति है ना वो शायद मुझसे बात करे, ठीक है ना, अच्छे से रहे। पर उसका जो पति है वो बस कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, इस सब चिंता में डूबा रहता है। और बेचारी पत्नी क्या है, वो प्रयास करती रहती है, पर वो एक दूसरे से बात नहीं करते, ठीक है ना। इसी के ऊपर बोला गया है, ठीक है। जो हमारे प्रसिद्ध नाटककार मोहन राकेश द्वारा रचित शायद एकांकी आधुनिक मध्यवर्गीय दाम्पत्य मतलब जीवन मतलब पति पत्नी जीवन, ठीक है ना, मियाँ बीवी, हस्बैंड वाइफ, यही हुआ इसका मतलब, ठीक है ना। इसका एक धार्मिक चित्रण करता है। इससे पति पत्नी के बीच बढ़ती मानसिक दूरी हो गई है ना, आरूप हो गई, अकेलापन हो गया, असंतोष, त्याग, प्रभावशाली ढंग, इन सबको प्रस्तुत करता है। बेसिकली उनके मन में, उनके अंदर दूरी इसलिए बनती है कि पति सोचता है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, वो इसी सोच में रहता है। पत्नी अच्छा काम करती है, खाना बनाती है। क्या अभी हमारे समाज में क्या जाता है कि पत्नी के प्रेम का रास्ता पति के पेट में से होके जाता है। अच्छा खाना बनाएगी तो पति प्रेम करेगा, यही तो बोला जाता है। तो वो उसके लिए अच्छा खाना बनाती है, सब काम करती है, पर क्या है, जब भी पति उससे कोई बात नहीं करता है, वो कहता है, वो सोचती है कि मुझसे बात करे, वो नहीं करता, वो बस हमेशा सोच रहता है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, है ना। होता है ना ऐसा कि हमें ये मिल जाए, वो उसी में डूबा रहता है, ठीक है। पूरा आपको पूरी कहानी मैंने बता दी है। चलो एक बार यहाँ से रीड कर लेते हैं एकांकी। देखो, शायद का आधुनिक मध्यवर्गीय पति पत्नी के जीवन में व्यापक मानसिक दूरी, संवेदनाहीनता, अकेलापन, उम्र और असंतोष को उजागर करती है। लेखक ने दिखाया है कि भारी सुख सुविधा होने पर भी यदि संबंधों में आत्मीय प्रेम ना हो तो जीवन क्या है, निराश और अधूरा हो जाता है, ठीक है ना। ये आप यहाँ से देखो, डायग्राम से आपको सब समझ में आएगा, ठीक है ना, ओके। बाकी आप यहाँ से सब रीड आउट कर देना, बड़े इजी तरीके से दे रखा है। और आप यहाँ से भी क्या है, एक फ्लो चार्ट बना सकते हो, ठीक है ना। ऐसा करके आप ये सब फ्लो चार्ट बना सकते हो, ठीक है ना, ओके। यहाँ पात्रधार रखे हैं, देखो 2 पात्र हैं, पति का है, एक पत्नी का है, ठीक है ना। प्रेम और पत्नी क्या है, प्रेम और अपनापन चाहती है, पर पति क्या है, वो हमेशा क्या है, हमेशा मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, इसके लिए ही क्या है, भागता रहता है। वो उसी के लिए मतलब चिंता रहता है हमेशा, यार मुझे ये मिल जाए, वही इसके अंदर क्या है, लोभ है। ये क्या है, वो लोभ ही है। पति क्या है, लोभी है, और पत्नी क्या है, वो प्रीति चाहती है कैसे, अपने पति से, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या था। जो मैंने आपको अभी कहानी बताई है ना, वही सब इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो देखो, अगर मैं आपको ये सब अब पढ़ के दूँगा तो बेसिकली यही है कि टाइम वेस्ट करना, आपको भी टाइम वेस्ट करना, ठीक है। बाकी मेरा टाइम वेस्ट तो हो नहीं है, मैं आपको जितना समझा रहा हूँ उतना ही अच्छा है, टाइम वेस्ट तो ना हो रहा है मेरा, ठीक है। बस आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए, ओके। अब हमारा आ गया अगेन, मैंने सिटी मॉल से कुछ भी नहीं मंगाया, बस इस फालतू की नोटिफिकेशन है। मुझे लगता है नोटिफिकेशन म्यूट करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी बहुत सारी वीडियो में ये आ जाती है नोटिफिकेशन। उसके बाद बच्चे की, भाई सर क्या मंगाया सिटी मॉल से कुछ नहीं मंगाया। अगेन मेरा 500 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है, प्लीज़ उसे पूरा कर दो, प्लीज़ कर दो यार, सब्सक्राइब प्लीज़ कर दो। देखो हाँ आप कर रहे हो ना, कर दो मैं रुका हूँ, कर दो आप। सब्सक्राइब नहीं पढ़ा रहा मैं, आपको छूटेगा नहीं, आप सब्सक्राइब कर दो। हाँ कर दिया, चलो ठीक है, पढ़ा हूँ। थैंक यू सो मच भाई, आपने सब्सक्राइब कर दिया। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, अंगद का पाँव क्या आपने रामायण पढ़ी है, रामायण के अंदर ही है ना ये। अंगद का पाँव, भाई इसका पैर हिलता नहीं। अंगद का पाँव व्यंग की विशेष वस्तु लिखिए। देखो, अंगद के पाँव से जो लेखक है ना, हमारे लेखक कौन है, हमारे श्रीलाल शुक्ला, वो एक व्यंग कसते हैं। किसके लिए व्यंग कसते हैं, हमारे समाज के जो तो बड़े बड़े सत्ताधारी है ना, उन पर व्यंग कसते हैं। जो अमीर लोग हैं ना, उन पे व्यंग कसते हैं कि भाई थोड़ा अपना मोटापा कम कर लो, थोड़ी अपनी चर्बी कम कर लो, और जो कंकाल से हड्डी से लोग हैं ना, थोड़ा उन पे भी मांस चढ़ जाए। वो इस तरह से व्यंग कसते हैं, ठीक है ना, कि तुम थोड़ा सा मतलब समझ गए ना। इतनी सी वो एक लाइन में ना बड़ी गहरी बात बोल देते हैं वो, ठीक है, कि तुम अपना मोटापा कम कर लो, जो कंकाल से चर्बी से कंकाल से जो शरीर है ना, उन पर थोड़ा मांस चढ़ जाए, ठीक है ना। वो ऐसी ऐसी बातें बोलता है, ऐसे लाइनें बोलते हैं, जिससे क्या है, अब व्यंग कसते हुए, एकदम ताना मारते हुए, जिससे कहता है ना, व्यंग मतलब होता है ताना मारते हुए किसी को बोलना, हास्य तरीके से ताना मारते हुए बोलता है, समाज को आईना दिखाते हैं जो चल रहा है उस समय। और बेसिकली ताना किसके लिए मारते हैं, जो बहुत ज़्यादा ऊंची पोस्ट पर सत्ता में जो उन सब पे क्या है, वो ताना मारता है। इनका जन्म जो 31 दिसंबर को हुआ था, ठीक है ना। अंगद का पाँव में इन्होंने भारतीय समाज से
जड़ समस्या पर तीखा और सख्त व्यंग कसा है, ठीक है ना, व्यंग ताना मारना यही। शिला शुक्ला जी हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध व्यंगकार हैं। व्यंगकार मतलब वो ऐसी कहानी, वो सारी सारी अपना व्यंग करके ही सारी कहानी पूरी करता है, ठीक है ना। व्यंग करके क्या है, वो अपनी साहित्य अपनी कहानियों में क्या है, समाज को आईना दिखाता है वो, ठीक है ना, जो उनको अंदर परेशानी चल रही है सबको दिखाता है। अंगद का पाँव भारतीय समाज, राजनीतिक, साहित्यिक जगत, प्रशासनिक व्यवस्था और बुद्धिजीवों के मानसिकता पर एक गहरी और तीखी चोट करता है। इस व्यंग में विशेष वस्तु के विसंगतियों पर जो हमारा समाज जड़ जड़ जमकर बैठी हुई है ना, इन्हें पटक पटक हटाना लगभग असंभव हो गया, भाई असंभव ही हो गया है, ठीक है ना। यही क्या है बताता है। देखो यह व्यंग हमारे समाज, साहित्य जगत और राजनीतिक प्रशासन पर है। देखो राजनेता जो हैं वो अपना इतना भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं। वो जितने जो गरीब है ना, कभी गरीब और अमीर गरीब बनते जा रहे हैं, अमीर क्या है वो और अमीर बनते जा रहे हैं। कोई भी काम गरीबों के हित में नहीं हो रहा है, ना अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर, ना कोई सरकारी सुविधा ढंग से मिल रही है, ठीक है ना। क्या है, वो अपना ही तो पेट पालना है, वो खुद इन सब चीज़ों से क्या है मोटे हो रहे हैं। पर जो गरीब लोग हैं उन्हें पतला दिखाया गया, जिनके कैश है कंकाल सा ढांचा है, उनके शरीर में मांस नहीं है। अगर वो थोड़ा सा अपना मांस कम कर दे, अपना मोटापा कम कर दे, तो क्या है हमारे शरीर पे, हमारे क्या गरीबों के शरीर पे क्या है, मांस कंकालों पे क्या है थोड़ा सा मांस चढ़ जाएगा, वो ये बताते हैं, ठीक है ना। अब देखो साहित्य की दिखावा व व्यंग करा है उनने, ठीक है ना। सरकारी व्यवस्था से जुड़ी व्यंग कसा है। जो फाइलें हैं, लंबी लंबी जो फाइलें, उनका ढेर हो जाता है, फाइलों पे फाइल दबती रहती है, कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता, और क्या है छोटी सी समस्या को सालों तक हल नहीं किया जाता है। ये सब क्या होता है ना, सरकारी कामों में होता है ना भाई, कोई भी काम टाइम पर नहीं हो रहा है, हमारी हम फाइलों पे फाइल जमा करके आ रहे हैं, वो दबती जा रही है, रद्दी बनती जा रही है, पर कोई काम ही नहीं हो रहा है, सालों सालों बीत गए, कोई काम ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ये आपको यहाँ से रिड आउट करना है, आपको ऐसा फ्लो चार्ट में आपको बना कर आना है करके, ठीक है ना। ये नोट्स बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक तरीके से, बहुत ज़्यादा एकदम एकदम एग्जाम को देख कर ही नोट्स बनाए, ताकि क्या है कि देखो बहुत सारे बच्चे मेट्रो में पढ़ते हैं, तो एक बार ही मेट्रो में नोट्स पढ़ लेंगे ना, तो भाई उनकी एकदम बेड़ा पार हो जाने वाला है, पूरा पेपर अटैम्प करके आएंगे, ठीक है ना। यहाँ से आप रीड आउट कर लेना, ठीक है ना, सारे के सारे पॉइंट। अब देखो हमारा जो 8वां क्वेश्चन है, ये है हमारे ठेले पर हिमालय के। देखो अब अभी तक आप बोर हो गए होगे ना, थोड़ा सा चलो हिमालय की सैर कर लेते हैं, ठीक है ना। है कितना प्यारा पहाड़ है ना, वैसे मैं तो कभी हिमालय पे नहीं गया। इसके अंदर कौसैनी एक जगह है ना भाई, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, है ना, क्योंकि मैं तो नहीं गया यार, तुम तो गए होगे ना। कौसैनी की यात्रा करते हैं हमारे लेखक, तो यात्रा करते करते उन्हें कितनी कठिनाइयाँ मिलती हैं, ये सब बताते हैं। देखो इसके अंदर है क्या, मेरे को बेसिकली आपको एक आइडिया देता हूँ, मोटा मोटा सुन लेना अच्छे से, ठीक है ना, एग्जाम में लिखना है। ये लेखक बताता है कि जब वो कौसानी की यात्रा नैनीताल कौसानी, नैनीताल से कौसानी मतलब ये यात्रा कर रहे होते हैं ना, तो वो देखता है कि लोग बोलते हैं कौसानी इतना अच्छा है, ठीक है ना, हम हिमालय पर हैं, पर हमें तो मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा ना, मुझे अच्छे से पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं ना, हरियाली दिखाई दे रही है ना, मुझे बर्फ़ दिखाई दे रही है, ठीक है। वो यही सब बताता है। उन्हें कौसानी की यात्रा करने में बहुत कठिनाइयाँ होती है, ठीक है ना। उन्हें बस नहीं मिल रही है, बस भी मिली तो बहुत ज़्यादा लोग परेशान कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, मतलब वो ये कि अपनी परेशानी बता रहे होते हैं, अपनी यात्रा वृत्तांत है ये, ठीक है ना। तो यात्रा वृत्तांत सब समझते हो ना, यात्रा वृत्तांत का मतलब होता है कि कहीं की भी यात्रा के बारे में एक निबंध लिखना, मतलब उसे लिख के बताना, ठीक है ना, यही होता है यात्रा वृत्तांत, ठीक है ना। तो अपनी परेशानी बता रहे होते हैं कि इतनी परेशानी है, हमें कुछ मतलब कुछ अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, कि लोग तो इतनी बात करते हैं कि कौसानी इतना अच्छी जगह है, ठीक है ना, ये सब वो बात बता रहे होते हैं। पर जब वो वहाँ पहुँचते हैं कौसानी, तो वहाँ पे जब वो देखते हैं ना, तो वो इतना ज़्यादा उन्हें अच्छा लगता है ना, इतना ज़्यादा, मतलब कि वो जब वहाँ उस दृश्य को देखते हैं तो उन्हें वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो धीरे धीरे जब पहुँचते हैं ना, तो उन्हें वो दृश्य बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, उनको मन करता है कि मैं अपने जूते उतारूँ, अपनी चप्पल उतारूँ, पहुँच कर फिर इस धरती पे कदम रखूँ। वो ऐसा सोचता है, इतना मनमोहन दृश्य होता है, सोचो कितना ज़्यादा सुंदर होगा, ठीक है। जब हमारे लेखक ये सोचता है कि मैं अपनी चप्पल उतार दूँ, है ना, और उन्हें पहुँच के फिर मैं इस धरती पर कदम रखूँ, उन्हें इतना अच्छा लगता है, ठीक है। ठेले पर हिमालय का सार क्या है। प्रसिद्ध साहित्यकार जो धर्मवीर भारती की यात्रा वृत्तांत एक शैली है, ठीक है ना, वो ने यात्रा करी है उसी के बारे में, ठीक है ना। यह रचना लेखक की कौसानी की यात्रा, ठीक है ना, याद रखना, एग्जाम्पल करो, एग्जाम में लिख के आना, कौसानी की यात्रा और वहाँ के अनुभव पर आधारित है, ठीक है ना। वहाँ पर देखो वो ये भी बताता है इसके अंदर कि जो पहाड़ों के लिए जो लोग हैं ना, वो अपना जीवन व्यतीत कैसे करते हैं, उन्हें कितनी सारी कठिनाइयाँ सहने को मिलती है, सब बताता है। इस प्राकृतिक संदर्भ, मानवीय संवेदना और सामाजिक विशेषताओं और पहाड़ों की चुनौतियों को सजीव चित्रण करता है। यह रचना लेखक की संवेदनशील दृष्टि, गहरे मानसिक प्रभाव और हिमालय के प्रति श्रद्धा का अप्रतिम उदाहरण है। रचना की विशेष, देखो रचना की विशेष तो आप खुद पढ़ लेते हो, ओके,
क्या है इस रचना लेखक अपनी कौसानी की यात्रा बताता है बड़ा विस्तार पूर्वक, मतलब विस्तार पूर्वक बहुत अच्छे से सब कुछ अच्छे से डिस्क्राइब करके सब कुछ बता देता है, ठीक है ना। कौसानी की प्राकृतिक छटा, वहाँ के लोग, है ना, उसका जीवन संघर्ष, जो वहाँ के लोग का जो जीवन संघर्ष है, ठीक है ना, पहाड़ की कठिनाइयाँ और लेखक के मन में पड़े प्रभाव को बड़े अच्छे तरीके से प्रस्तुत करते हैं। देखो इसके अंदर उन्हें शीर्षक कहाँ से मिलता है, ये ठेले पे बर्फ़ वहाँ पे ना एक आदमी को देता है जो अपने ठेले पे ना बर्फ़ ले जा रहा होता है, क्या ले जाता है, हिम जिसे कहते हैं ना, हिम ले जा रहा होता है। तो उन्हें वहीं से शीर्षक मिलता है, क्योंकि हिमालय पे होती है, हिमालय बर्फ़ होती है ना, तो यहीं से उन्हें इस कहानी का शीर्षक मिलता है, ठेले पे हिमालय है। आपको समझ में आ गया ना, ये आपको लिख के आना है कि ये शीर्षक पढ़ा कहाँ से, ठेले पे हिमालय, ठीक है ना। आपको आई थिंक यहाँ से समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है ना। ओके, लेखक मैदानों में पहाड़ों की ओर यात्रा आरंभ कर देता है। लेखक जो मैदानों से पहाड़ों की ओर यात्रा स्टार्ट कर देता है। रात से बदलते हुए दृश्य, प्रकृति की सुंदरता और हवा की शुद्धता उसे बांधती है। वहाँ कौसानी पहुँचते ही यहाँ चारों ओर हिमालय की स्वर्ण देवदार पाइन और शांति वातावरण होता है। कौसानी की राहत कौसानी में रहते हुए लेखक वहाँ के लोगों के जीवन, उनकी सरलता और संघर्षों को निकट से देखता है। जो वहाँ के जो जीवन का कितना सरल जीवन है, ठीक है, इतना साधारण तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, और वो कितनी सारी संघर्ष कर रहे हैं। देखो पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा संघर्ष होता है, पहाड़ टूटता है, लोगों को माइग्रेन करना पड़ता है इधर से उधर, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। ठेले पे देखो शीर्षक, देखो यहाँ पे लिखा है शीर्षक भी पढ़ा। कौसानी लेखक में एक ठेले वाले को देखते हैं जो बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़ों को ठेले पर लादे बाजार की ओर जा रहा होता है। वह ठेला मानो हिमालय का मस्तक सर को अपने ऊपर ढो रहा हो। लेखक को लगा यह दृश्य केवल बर्फ़ ढोने का नहीं, बल्कि पहाड़ के जीवन संघर्ष और शोषण और मनुष्य की मजबूरी का प्रतीक है। इसी मामिक्रिक आई थिंक अनुभूति के कारण रचना का नाम ठेले का हिमालय पड़ा। देखो मैंने आपको बता दिया ना क्यों पड़ा था ठेले का हिमालय, बस वही। कौसानी की यात्रा और वहाँ की चुनौती, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है भौगोलिक चुनौतियाँ। कठिन पहाड़ी रास्ते थे, जब वो जा रहे थे तो हमने कठिन पहाड़ी रास्ते, ऊंची ऊंची पहाड़ हवाएं, और क्या है ठुठरीली और पथरीली मार्ग थे, ठीक है ना। मौसम का अचानक बदलना, ये सब ना अपना संघर्ष बता रहा है। कौन, जो हमारा लेखक है, ठीक है ना, ये मैंने बताया था ना, वो अपने संघर्ष बता रहा होता है। वही पहाड़ी के लोग क्या कहते हैं, बड़े सीमित संसाधन से जीवन यापन करते हैं। हाँ बताता है, वो खेतों में छोटी बड़ी वर्षा पर निर्भर होते हैं, ठीक है ना। शिक्षा, स्वास्थ्य और सुविधा की कमी, देखो पहाड़ों पर शिक्षा, स्वास्थ्य, सुविधा की कमी होती है, बता रही होता है पहाड़ों के जीवन के बारे में, ठीक है ना। पर्यावरण चुनौतियाँ मिलती है, देखो वनों की कटाई हो रही है, जैसे क्या मिट्टी का कटाव हो रहा है, पानी से क्या है खेतों का पानी बिना खेतों का क्या है सूखापन हो रहा है। मुख्य विशेषता, यात्रा वृत्तात्मक शैली में संवेदनशील और रोषात्मक वर्णन करते हैं। रचना का उद्देश्य, आप फ्लो चार्ट में सब बना कर आओगे, ठीक है ना, उसका अंदर सबको डिस्क्राइब कर दो, ठीक है। निश्चित जो हमने पढ़ा ऊपर उसका वही लिखना है, सब लिखनी है। अब देखो ये हमारा एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर है वैष्णव जन पाठ का उद्देश्य बताना है हमें। क्या बताना है, जो वैष्णव जन हमने ऊपर पढ़ा ना, वैष्णव जन इंसान के अंदर एक इंसान वैष्णव जन कैसे बनता है, जो उसकी जो नैतिकता होती है ना उन सब से बनता है, किससे बनता है, नैतिकता से। तो हमें वही उसका पाठ का उद्देश्य बताना है कि पाठ बनाया क्यों है, लिखा क्यों गया, मतलब पाठ का मतलब क्या था, पाठक के मन में गहरा प्रभाव आए हमारी नैतिक चीज़ों के लेकर, ठीक है ना। वो दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाए, प्रेम दिखाए, स्नेह दिखाए, विनम्र रहे, ठीक है ना। यही इसका पाठ का क्या है, उद्देश्य है, ठीक है ना। ये सब हमने आपको बता दिया। अब पढ़ते हैं वैष्णव जन पाठ के लेखक, देखो विष्णु प्रभावकर जी हैं, आपको बता दिया। यह पाठ महात्मा गांधी के व्यक्तित्व को, कबीर जी नाटक और महात्मा गांधी के जीवन के व्यक्तित्व को और उनके मानवीय मूल्यों के पर आधारित है। इसमें एक सच्चा वैष्णव जन मतलब अर्थात एक आदर्श मनुष्य के गुणों के आचरण को वर्णन किया, ठीक है ना। एक सच्चा वैष्णव जन एक आदर्श गुणों वाला व्यक्ति होता कैसा, इसका वर्णन किया है। लेखक ने इस पाठ के माध्यम से मानवता, सेवा, करुणा और नैतिक मूल्यों को क्या है, संदेश दिया है। क्या दिया है, संदेश दिया है। उद्देश्य क्या है, देखो मानवता और संवेदनशीलता और का विकास करना, दूसरों के सुख दुख में, देखो एक वैष्णव बन कह सकता। देखो आप फ्लो चार्ट दे रखे हैं, यहाँ से आप ऐसी फ्लो चार्ट बना के आना, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। सेवा और त्याग और परोपकार और कर्तव्य देना, धर्म को सही रूप और मानव सेवा करना, हमें मानव सेवा करना चाहिए, ठीक है ना। मानवता और संवेदनशीलता का विकास, हमें मानवता और संवेदनशीलता का विकास करना चाहिए। दुखियों की सहायता, जो भी आप हमें दिखाई दे रहा है समाज में आदमी दुखी है या इसे परेशानी, तो हमें उसकी परेशानी सॉल्व करनी चाहिए, ठीक है ना। प्रेम, हमें दूसरे के प्रति प्रेम, भाईचारे की भावना रखनी चाहिए, हमें एकता बनाए रखनी चाहिए, हमें समाज में एकता बनाए रखना चाहिए, ठीक है ना। स्वार्थ, अहंकार और भेदभाव का विरोध करना चाहिए, हमें हमेशा भेदभाव का विरोध करना चाहिए। जाति पाति, ऊंच नीच, ठीक है ना,
कि इन सबको क्या है, हमें हमेशा विरोध करना चाहिए, हमें ये सब नहीं मानना चाहिए। यही क्या है एक सच्चे वैष्णवजन का, यही इस पाठ वैष्णवजन का उद्देश्य, ठीक है ना। पता लगे ना आपको उद्देश्य क्यों था। और यही एक क्या है सच्चा, इन सब फैक्टरों से ही, इन सब तत्वों से ही, इन सब एलिमेंट से ही क्या है एक अच्छा वैष्णवजन बनता है। ओके ओके, आपको समझ में आया वैष्णवजन। देखो अब देखो उसका उद्देश्य यहाँ पे भी अच्छे से दे रखा है, पढ़ते हैं। मानवता और संवेदनशीलता का विकास करना। देखो मेरा टारगेट है 500 सब्सक्राइबर्स का यार, उसको पूरा करा दो यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। मानवता और संवेदनशीलता का विकास करना, ठीक है ना, यही इसका उद्देश्य है। दूसरों के सुख दुख को समझना और उनकी सहायता करना, समाज में प्रेम, ठीक है ना, भाईचारे की भावना बढ़ाए रखना, स्वार्थ, अहंकार और भेदभाव जैसी बुराइयों का क्या है विरोध करना। हमें हमेशा भाई ऊंच नीच, ठीक है ना, जो भारी आडंबर चल रहे हैं, हमारे जो पुरानी हमारी जो आडंबर हैं को, हमारे जो क्या कहते हैं हमारे जो रीति रिवाज हैं उन सबको छोड़ना, जो पुरानी बेकार है, ठीक है ना, उन सबको छोड़ना। महात्मा गांधी द्वारा अपनाए गए मानवीय संदेशों को प्रोत्साहित करना, ठीक है ना, ये था। यह बताते हैं कि सच्चा धार्मिक व्यक्ति वही है जो अपने आचरण में मानवता की सेवा करता है। अच्छा वो नहीं, देखो एक सच्चा व्यक्ति वो नहीं है, एक सच्चा धार्मिक व्यक्ति वो नहीं है जो सिर्फ भगवान की पूजा कर रहा है, भगवा तिलक लगा रहा है, भगवा कपड़े पहनना है, माला जप कर रहा है, वो एक सच्चा व्यक्ति नहीं है। उसकी भक्ति भी भगवान ना स्वीकार नहीं कर रहे होंगे अगर वो क्या है, वो एक इंसान के सुख दुख को नहीं समझ रहा है, वो अपने जो मौलिक जो उसकी जो नैतिकता है ना वो उस वक्त नहीं खरा उतर रहा है, तो भगवान की उसकी भक्ति को स्वीकार नहीं करेंगे। एक सच्चा भक्त वही है जो एक व्यक्ति की भावनाओं को समझे, ठीक है ना, यही एक सच्चा धर्म होता है, एक धार्मिक व्यक्ति होता है। नैतिक मूल्य और सदाचार को महत्व दे वो हमेशा ही। जीवन में सेवा, त्याग और परोपकार की, हमेशा हमें जीवन में त्याग, परोपकार, सेवा ये सब रखे। व्यक्ति को समाज और राष्ट्र के प्रति क्या है, अपना कर्तव्य के प्रति हमें हमेशा अपने समाज के, अपने राष्ट्र के प्रति हमें क्या है जागरूक रहना चाहिए, ठीक है ना। हमें कोई भी ऐसे काम नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारे समाज में गलत संदेश जाए, ठीक है, ना ही ऐसा काम करने से जिससे कि हमारे जो हमारा राष्ट्र है इसको कोई गलत संदेश मिले, ठीक है ना। एक ऐसा आदर्श समाज की कल्पना करना, यहाँ सब प्रीत, समानता, करुणा और सहयोग की भावना से रहें। यही क्या है इस पाठ का, जो हमारे जो क्या थे, हमारे जो प्रभास जी थे ना, विष्णु प्रभाकर, उनका एक यही उद्देश्य था। वो बस क्या चाहते थे, वो एक ऐसा समाज देखें। वो इस पाठ के माध्यम से ना, इस साहित्य के माध्यम से, इस निबंध, इस कहानी, इस एकांक की जो भी चीज़ है इसके माध्यम से बस वो यही चाहते थे कि वो क्या एक ऐसा समाज, वो ऐसी समाज की कल्पना कर रहे थे जिसमें ये सब चीज़ें हों, ठीक है ना। ओके, आपको समझ में आएगा। और आपको देखो निष्कर्ष तो आपको पता है ना, जो हम लोग पर रीड करा है उस सबको ही क्या है, आपको उसका ही समरी है, निष्कर्ष में है, आपको लिख देना, ठीक है ना। आपको समझ में आएगा। आप देखो 10 नंबर के 3 क्वेश्चन आता है, 30 नंबर का क्वेश्चन आता है, एकदम कन्फर्म है, तो उसको हम देख लेते हैं, ठीक है ना। निष्कर्ष तो आप रीड कर लोगे, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट भाई, पेपर में पहला क्वेश्चन आएगा 30 नंबर का, ठीक है ना। 3 आएंगे, ऑप्शन मिलेगा का के अंदर का, एक और अथवा में ऑप्शन खा, उसके अथवा में ऑप्शन गा, उसके अथवा में ऑप्शन। मेरी वीडियो देख लेना जो मैंने आपको PYQ की डिस्कस करी इससे पहले, उस वीडियो के अंदर आपको क्लियर हो जाएगा किस तरह से क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, व्याख्या वाला। इसके अंदर कुछ नहीं है, निम्नलिखित अंश की हमें सब प्रसंग व्याख्या करनी है। मैंने आपको सारे के सारे चैप्टर पढ़ा दिए एकदम अच्छे से, कोई सा भी चैप्टर आपको छोड़ा नहीं है। उन चैप्टर को आपने अच्छे से पढ़ देना, उसका दिया अच्छे से आप सारे के सारे कर दोगे, ठीक है ना। आपको बस एक पैरा दे रखा होगा, इस पैरे को आपको पहचानने की देख किसमें से रखा है ये, उसके बाद क्या है आपको उसकी व्याख्या कर देनी है, ठीक है ना। जैसे ये दे रखा है पहला, किसी स्त्री या पुरुषों के बीच में प्रशांत सुनते ही पहला भाव लोभ का होगा। किसी को हमने बहुत सुंदर देखा और लुभ गए, उसके पीछे दूसरों को उससे भी सुंदर देखा तो उस पर लुभ गए। जब ये आपको ऐसा पढ़ना है, ठीक है ना। हमारी वृत्ति इंतुष्ट और जाएगी जब हम प्रेमी कहे जाने के अधिकारी होंगे, पर साधारणता मन की जो ललक यदि वस्तु के प्रीत होती है तो लोभ और किसी प्राणी या मनुष्य के प्रति हो जाता है। देखो उसके अंदर क्या है, ये लिया क्या से गया है, लोभ और प्रीति। देखो कितने बार लोभ और प्रीति आ गया ना, तो उसका मतलब क्या है आपको पढ़ के पता लग गया होगा भाई। ये जो गद्यांश दे रखा है ना, प्रस्तुत गद्यांश जो आचार्य रामचंद्र शुक्ला द्वारा जो लिखा गया निबंध है ना, लोभ और प्रीति से लिया गया, आपको पता लग गया। अब आपको लोभ और प्रीति मैंने आपको समझा है ना, वही आपको इसके अंदर लिख देना है, ठीक है। और कुछ भी नहीं करना है आपको। अगर निबंध समझ में आ रहा है, सॉरी जो आपको जो पैरा दिया है वो समझ में आ रहा है, उसके अंदर क्या लिखा है आपको उसको डिस्क्राइब कर देना। अगर आपको एंड टाइम पे नहीं समझ में आ रहा को क्या करना है, तो आपको जो मैंने बताया उस सबको डिस्क्राइब कर देना। देखो किस तरह से करता है ऐसे क्वेश्चन, पता लग गया आपको इस तरह से लिखना है, उसको आपको उसकी व्याख्या करनी है। लेखक कहते हैं, देखो यहाँ पे आपको इसकी क्या करनी है, व्याख्या करनी है। इस तरह से इसी फॉर्मेट में आपको करना है, ठीक है ना, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो आपको लिखना है, लेखक कहते हैं कि जब किसी स्त्री या पुरुष के संदर्भ की
प्रशंसा सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में उसे पाने की क्या है इच्छा उत्पन्न होती है। यदि हमें उससे भी अधिक सुंदर व्यक्ति दिखाई दे जाता है, अगर पहले तो हमने किसी की प्रशंसा सुनी हो तो हमें हमारे अंदर इच्छा हो जाएगी हमें ये चाहिए, पर हमने क्या अगले दिन हमने उससे भी सुंदर एक चीज़ देख ली, कोई वस्तु कुछ भी चीज़ देख ली, तो हमें अब उसे पाने की क्या है इच्छा हो जाएगी, तो हमारा आकर्षण उसकी ओर हो जाएगा, हमारा आकर्षण क्या है उससे हटकर उसकी ओर हो जाएगा। इस प्रकार जब मन बार बार अपने आकर्षण बदलता रहता है तो वही क्या होता है, वही क्या होता है, लोभ होता है। ठीक है ना, मैंने आपको लोभ और लोभ में पढ़ाया था, लोभ और प्रीति निबंध में मैंने आपको पढ़ाया लोभ क्या होता है, तो वही क्या होता है, लोभ होता है। भाई नहीं, अब मुझे ये चीज़ मिल गई, अब मुझे ये नहीं, मुझे वो एक बहुत सुंदर चीज़ मिली, मुझे चाहिए था एक, जैसे बचपन में ना मुझको क्या मम्मी ने, हम मम्मी से लड़ते थे कि मम्मी मुझको ये खिलौना चाहिए, मुझको ये कार चाहिए, मुझको स्पाइडरमैन चाहिए, मुझको स्पाइडरमैन का टॉय चाहिए, स्पाइडरमैन का टॉय चाहिए। मुझे स्पाइडरमैन का टॉय मिल गया, उसके बाद मुझे एक अच्छा सा आयरन मैन का, ठीक है ना, या कैप्टन अमेरिका का टॉय दिखा तो मम्मी मुझको ये चाहिए, मम्मी मुझको ये, ऐसे हम करते थे ना, तो यही क्या है, यही एक लोभ होता है। ठीक है ना, आई होप यू अंडरस्टैंड। लेखक के अनुसार जब किसी एक व्यक्ति के प्रति हमारा आकर्षण स्थिर अस्थिर देखो स्थिर हो जाता है, अगर हमारा स्थिर हो जाता है तो हो जाता है और मन एकनिष्ठ होकर उसी के प्रति समर्पित हो जाता है। लेखक के अनुसार अगर हमारी किसी चीज़ के लेना मन जो है ना एकदम वो हो गया कि हमें यही चीज़ चाहिए, तब वह प्रेम या प्रीति कहलाता है। तब वह क्या है, प्रेम या प्रीति कहलाता है कि हमने इसे चीज़ पाली, हम इससे हटेंगे नहीं। जैसे कि हमारे माता पिता हैं, हमारा क्या है, हम उनसे स्नेह करते हैं, उनसे हमारा कभी स्नेह कम नहीं होने वाला, चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं। हम छोटे थे तब भी हम उनकी चिंता, उनसे प्रेम, है ना, करते हैं। अगर हम कितने ही बड़े हो जाए तब भी क्या हमारे लिए उनकी चिंता, उनका प्रेम उतना ही बना रहेगा, वो कम नहीं होता। वो क्या है हमारे लिए, वो प्रीति है। क्या है वो हमारे लिए, प्रीति है। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आया होगा। अंत में लेखक बताते हैं कि यदि मन की इच्छा किसी वस्तु के प्रति हो तो उसे लोभ कहते हैं। मैंने आपको बताया था ना, मैंने आपको एक डिफरेंस बताया था ना कि अगर हम किसी वस्तु के प्रति, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना लोभ क्या होती है। लोभ होता है किसी भी एक वस्तु के लिए। वो क्या होता है, जब हम किसी वस्तु की पाने की चाह रखते हैं तो वो हमारा लोभ होता है। वही व्यक्ति क्या होता है, हमारा प्रीति होता है। ठीक है ना, ये आपको डिफरेंस पूरा बताया था। अंत में लेखक बताते हैं कि मन की इच्छा किसी वस्तु के प्रति हो तो उसे लोभ कहा जाता है। यदि किसी मनुष्य या प्राणी के प्रति हो तो उसे प्रीति कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे प्रीति। अगर मनुष्य के प्रति है तो प्रीति, किसी वस्तु के प्रति है तो वो क्या है, लोभ है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, बोला था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। देखो इस पैरे में बोला नहीं बोला, कितना इंपॉर्टेंट डिफरेंस था वो। ओके, अब देखो इसका ये आपको लिखना है। इस गद्यांश में लेखक ने बताया कि लोभ अस्थिर होता है, जो क्या है, परिवर्तनशील होता है, जबकि प्रीति स्थिर होती है। ये आपको ऐसे लिख देना है, इस तरह से आपको लिखना है। देन दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या है, वैष्णव जन। देखो वैष्णव जन से आपको समझ में आ गया ना, स्टार्टिंग में समझ में आ गया, आपको बिल्कुल दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। आपको इतने ईजी पैरे दिए रखे होते हैं, इतने ज़्यादा ईजी भाई, कि ये जो 30 नंबर होता है ना, 30 नंबर का मक्खन होता है, एकदम मक्खन। और आप मेरी वीडियो देख के जा रहे हो तो पूरे ही आपके लिए मक्खन ही है ये। ठीक है ना, 30 नंबर। इसके अंदर क्या बोला है, जो वैष्णव जन जो है ना, वैष्णव जन से समझ गया कि वैष्णव जन वाला चैप्टर, इसके अंदर आपको वैष्णव जन की सारी चीज़ें आपको घुस देने की, वैष्णव जन कैसा होता है ना, इसका उद्देश्य क्या था, ताकि क्या है कि लेखक जो था ना वो एक आदर्श समाज देखना चाहता था। वैष्णव जन की विशेषता क्या होती है, जो दूसरे के प्रति प्रेम की भावना रखता हो, है ना, स्नेह की भावना रखता हो, ईमानदारी से चलता हो, अपने सारे काम ईमानदारी से करता हो। तो ये क्या वैष्णव की, यही आपको लिख देना है। आपको ये पैराग्राफ करना, आपको पता लग गया वैष्णव जन से। देखो आप इसका अब प्रश्न क्या है, देखो प्रस्तुत गद्यांश जो है वो महात्मा गांधी के व्यक्तित्व। देखो महात्मा गांधी, गुरु नानक, है ना, इसके अंदर लिखा नहीं है, पर क्या है, महात्मा गांधी, नानक जी और हमारे कबीर जी, इन सब की जो सोच विचार थी ना, यही सोच विचार थी, है ना, उनके व्यक्तित्व और उनके मानवतावादी विचारों का वर्णन करता है। ठीक है ना, इसमें लेखक ने गांधी जी के जीवन के आदर्श और वैष्णव जन के गुणों को क्या है, स्पष्ट करा है। ठीक है, क्या करा है, स्पष्ट करा है, बताया है अच्छे से। ठीक है ना, यही है। देखो इसकी व्याख्या, लेखक के अनुसार सच्चा वैष्णवजन वही है जो दूसरों के दुख सुख और कष्ट को अपना दुख समझता है। दूसरों के जो दुख होता है ना, उन कष्टों को क्या अपना दुख समझ के उन्हें दूर करने का प्रयास करता है। वही क्या है, एक सच्चा वैष्णवजन है। ऐसे व्यक्ति, जन मतलब लोग भाई, जन, ठीक है ना, ऐसे व्यक्ति समाज की सेवा करता है, लेकिन अपने कार्यों का अहंकार नहीं करता है। वो समाज की सेवा कर रहा है, पर क्या वो अहंकार नहीं कर रहा है, वो जता नहीं रहा है किसी को कि मैंने आज क्या कहते हैं 10 लोगों को कंबल दिए, मैंने गरीबों को ये करा। वो ऐसे जताता नहीं है। अगर वो जता रहा है तो वो क्या है, भारी दिखावा कर रहा है। वो एक वैष्णवजन नहीं है, वो सिर्फ अपने दिखावे के लिए सब काम कर रहा है। लेखक के अनुसार सच्चा वैष्णवजन वही होता है जो दूसरों को, हाँ पढ़ा दी वही चीज़ है। देखो लेखक गांधी जी को ऐसा ही आदर्श वैष्णवजन के रूप में प्रस्तुत करता है। लेखक जो थे ना वो गांधी जी को ऐसे ही क्या है, एक वैष्णवजन मानते थे और इसी तरह उन्हें प्रस्तुत करते हैं। गांधी जी दूसरों के दुख दर्द को गहराई से समझते थे और उनका निवारण करते थे। सदैव क्या कहते, प्रतिशील रहते थे।
इसी इसी कारण देशवासी जो थे ना, उन्हें क्या कहते थे, राष्ट्रपिता कहते थे। क्या कहते थे उनको? राष्ट्रपिता कहते थे। हाईलाइट है के रूप में सम्मान देते थे, ठीक है ना, मेरे को पढ़ लेना है। उनके मुख्य लक्ष्य मानव को क्या है, मानव मंत्र के दुख, शोषण और क्या कष्ट को दूर करना, देश को स्वतंत्रता करना, ये सब क्या थे उनके उद्देश्य थे। कितने हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के, ठीक है ना। मुझे कमेंट में बताएगा, कमेंट में सब बच्चे बताएंगे एक बात कि जो महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था, ठीक है ना। वो सब बच्चे मुझे कमेंट में बताने वाले हैं, कोई भी छोड़ेगा नहीं। और प्लीज़ मेरा टारगेट है 500 सब्सक्राइबर्स का, उसे पूरा करा दो। देखो इस गद्यांश में लेखक ने बताया है कि सच्चा महान व्यक्ति वही है जो दूसरों के दुख को समझे और अपना दुख समझे और उसको क्या है, उसकी सहायता करे, है ना। उसी की सहायता करे और सेवा करने के बाद भी अहंकार ना करे, दिखावा ना करे, जताए ना। महात्मा गांधी जी ऐसे ही एक आदर्श मानव थे जिनका जीवन मानव सेवा और परोपकार को समर्पित था, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मेरी वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और चैनल को करो सब्सक्राइब, क्योंकि वीडियो तो सब्सक्राइब होती नहीं है। जो क्वेश्चन पूछा है महात्मा गांधी का पूरा नाम, वो आपको बताना। अगर आपको ये नोट्स चाहिए, देखो ये नोट्स से आपका सब कुछ एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सब कुछ आपका एकदम फुल नंबर की तैयारी है इस नोट्स के अंदर से। 90 में से 90 नंबर की तैयारी है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मैं आपको फ्री में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बस एक ही शर्त है कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल पे, कमेंट करो। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतनी जल्दी आपको वीडियो मिलेगी। देखो कमेंट आएंगे तो मैं आपको जल्दी से जल्दी आपको वीडियो दूंगा, जितने कमेंट आएंगे उतनी जल्दी वीडियो दूंगा, ठीक है ना। बाकी अगर आपको किसी दूसरे सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो आप बताना, कमेंट करना, मैं आपको वीडियो दूंगा। और हाँ, इसी वीडियो के अंदर से पूरा का पूरा पेपर आएगा, ये बात याद रखना, ठीक है ना। ओके, तो बाय बाय दोस्तों। अगर आपको किसी दूसरे सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, आपको दूसरे सब्जेक्ट की वीडियो मिल जाएगी। और एक बात और देखो, मैंने आपको हर बार आपको बताया कि मेरा 500 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है, तो यार उसे अचीव करा दो जल्दी से जल्दी, ठीक है ना। अगेन मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई भी सब्जेक्ट हो जिसकी आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता देना। पर एक बात, अगर आप मुझे सब्जेक्ट बता रहे हो ना किसकी आपको वीडियो चाहिए, तो आप उस सब्जेक्ट का पूरा नाम प्रॉपर सब्जेक्ट का प्रॉपर नाम होना चाहिए, उसकी डेट होनी चाहिए, उसका पेपर कब है, ठीक है ना, और सैम होना चाहिए कौन से सेमेस्टर का, ठीक है ना। ये 3 चीज़ आपको मस्ट लिखनी है, क्योंकि अगर आपने सब्जेक्ट बता दिया सेमेस्टर तो मैं आपसे पूछूँ, आपने सब्जेक्ट बता दिया तो मैं आपसे पूछूंगा कि एग्जाम कब है। आप पता नहीं, आप मेरा मैसेज कितनी देर में रीड करो, है ना, उसका आंसर कब दो। आपने आंसर दे दिए तो मैं मेरे पास नोटिफिकेशन आई, मैं ना देख पाऊँ। इसलिए आप एक बार में ही बताना कि ये सब्जेक्ट है, इसका एग्जाम इतनी तारीख को है और इसका ये सेमेस्टर का है, ठीक है ना, और प्रॉपर सब्जेक्ट का नाम। तो मैं आपको वीडियो बहुत जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है ना। आपको ये नोट्स चाहिए तो मुझे एक बार कमेंट कर देना, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है ना। अगेन अगर आप 500 सब्सक्राइबर्स पूरे करा दो यार मेरे, ठीक है ना, ठीक है। ओके, देखो बहुत मेहनत लगी है नोट्स बनाने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय दोस्तों।